हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम डॉक्टर शमी अहमद। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस। अभी तक जितने भी पेपर्स हुए हैं उन सब के हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस कर सकें। ठीक है? तो अभी तक जो पेपर्स हैं हमारे पास टोटल 4 या 5 पेपर्स हैं, है ना? कुल मिला के वैसे तो 4 ही हैं, 2 पिछले साल के और 2 उससे पिछले साल के। इस बार तो अभी ये पेपर होने ही वाला है जिससे, है ना? तो इसमें पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे उस पेपर से जो लेटेस्ट पेपर जो अभी हुआ था नवंबर दिसंबर 2024 में। उस पेपर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी सारे पेपर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वाला जो लेटेस्ट पेपर है ये हम पूरा पहले एक पेपर पूरा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग फिर बाकी जो पिछले पुराने 3 पेपर हैं उनको हम लोग भी यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है? चलो, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो ये पेपर है अभी जो लेटेस्ट हुआ था नवंबर दिसंबर 2024 में। सही। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, मैंने सिर्फ अभी इस वाले पेपर में मैंने वही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो अभी तक नहीं आए थे, जो इसमें पहली बार पूछे गए हैं। ठीक है? बाकी जो क्वेश्चंस पहले से पूछे जाते हैं पूछे बाकी जो क्वेश्चंस पहले से पूछे जाते आ रहे हैं, तो उनको फिर हमने जो पुरानी मेरी वीडियो थी उसमें है, तो उसी को इसी वीडियो में इंक्लूड किया है, तो वो भी आएगा इसी मार्क, है ना? अगर कोई भी चीज ऐसी है जो पहले से पूछी जा रही है बार बार, तो उसको मैंने आगे डिस्कस किया वीडियो में। अभी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इस पेपर में नया क्या था, कौन सी चीज ऐसी थी, कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो पहले इन्होंने नहीं पूछा था और इस बार पूछा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है इनका, डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन जीडीटीआर, एलडीटीआर एंड आईडीटीआर, है ना? तो इन रजिस्टर्स को एक्सप्लेन करने का एक तरीका तो ये है कि हम हर एक रजिस्टर को अलग से लिखें और उसको प्रॉपर डिस्क्राइब कर दें। ये यूनिट 3 के जो मेरे वीडियोस हैं उसमें हमने ऐसा ही किया था कि हर रजिस्टर को अलग से हमने प्रॉपर जीडीटीआर को जीडीटी के साथ, एलडीटीआर को एलडीटी के साथ और आईडीटीआर को आईडीटी के साथ हमने एक्सप्लेन किया। लेकिन यहाँ पे इसने क्योंकि डिफरेंशिएट भी लिखा है, तो जब भी कहीं पे डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो ये बेटर है कि उसको आप टेबल बना करके लिखें। ठीक है? तो हमने वही किया, यहाँ पर इसको टेबल बना करके हमने रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि ये 6 मार्क्स का है। तो 6 मार्क्स में क्योंकि हमारे पास टोटल 3 है, तो आप अगर 2 पॉइंट भी दे रहे हैं, 3 पॉइंट भी दे रहे हैं, तो उसमें पूरे मार्क्स हो जाने चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन 4 पॉइंट्स यहाँ पर रखे, जिससे क्लियरली डिस्टिंग्विश किया जा सके जीडीटीआर, एलटीआर और आईडीटीआर के अंदर। सही है? तीनों में अच्छा कुछ मैंने सॉल्यूशंस देखे जो लड़कों ने डाल रखे थे, मुझे नहीं पता है टीचर ने डाल रखे थे, उसमें थोड़ा सा उन्होंने प्रॉब्लम कर रखी, मतलब थोड़ी सी गलती थी उसके अंदर। वो गलती आप मत करिएगा। अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको गलती नहीं करनी। वो ये थी कि जीडीटीआर भी हमारा 48 बिट का है, आईडीटीआर भी हमारा 48 बिट का है, लेकिन एलडीटीआर हमारा 48 बिट का नहीं। सही है? एलडीटीआर हमारा 16 बिट का है। अच्छा, क्या होता है ये ऑब्वियसली बात है, डिटेल में तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, बट फिर भी जीडीटीआर क्या करता है, जीडीटीआर में हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है बेस एड्रेस और एक होता है लिमिट। किसका? ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का। अब ये आपको पता होना चाहिए ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल क्या है। नहीं पता? अच्छा भाई, चलो मैं अभी, वैसे तो देखो डिटेल में तो अब यहाँ नहीं बता पाऊंगा, पर ये कि जितने भी हमारे पास सेगमेंट्स होते हैं, जो ग्लोबल सेगमेंट्स होते हैं जिनको सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, उन सब के सेगमेंट डिस्क्रिप्टर, हर सेगमेंट का एक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर होता है। तो ग्लोबल सेगमेंट्स के सेगमेंट डिस्क्रिप्टर हमारे पास कहाँ होते हैं? ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर। ठीक है? इसके अलावा ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में ग्लोबल सेगमेंट्स के डिस्क्रिप्टर के अलावा हमारे पास ये भी होता है, क्या बोलते हैं, जो टीएसएस होता है, टीएसएस के डिस्क्रिप्टर भी हमारे पास जीडीटी के अंदर होते हैं, और जितनी भी लोकल टेबल्स होते हैं, जितने भी लोकल प्रोग्राम्स होते हैं, उन सबकी लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल होगी। तो उन लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का भी एक डिस्क्रिप्टर होता है जो कि हमारे पास जीडीटी में होता है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में होता है। तो जो जीडीटी आ रहा है यहाँ पे, वो क्या करता है, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का बेस एड्रेस दे रहा है और उसकी लिमिट दे रहा है। ठीक है? आईडीटीआर हमारा इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल जो होता है, जिसमें हमारे पास टोटल 256 इंटरप्ट्स हैं। तो वो सारी इंटरप्ट्स, उनके इंटरप्ट के जो प्रोग्राम्स हैं, उनके डिस्क्रिप्टर्स हमारे पास इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल में होते हैं। तो वो जो इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है उसका बेस एड्रेस, वो टेबल कहां से स्टार्ट हो रही है, वो हमारे पास आईडीटीआर में होता है, और उसकी लिमिट कि कितनी इंटरप्ट्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है अपने इस प्रोग्राम के लिए। ठीक है? उसके बाद एलडीटीआर जो है, ये हमारा 16 बिट का रजिस्टर होता है, एक तरह से सेलेक्टर होता है। ये जीडीटी में से किसी एक डिस्क्रिप्टर को सेलेक्ट करेगा, क्योंकि एलडीटी के डिस्क्रिप्टर जीडीटी के अंदर होते हैं। ठीक है? तो एलडीटी का जो डिस्क्रिप्टर है वो हमारे पास कहाँ होगा? ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में। और ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में बहुत सारे डिस्क्रिप्टर्स हैं, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? एलडीटीआर। सही है? तो एलडीटीआर हमारा कितना है? 16 बिट का रजिस्टर। जीडीटीआर क्या है? जीडीटीआर में अपर 4 बाइट्स जो बेस एड्रेस है और लोअर 2 बाइट्स जो लिमिट है। यहाँ पे इसमें हमारे पास एक सेलेक्टर होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, जो एलडीटी डिस्क्रिप्टर की तरफ पॉइंट करेगा, जो कि जीडीटी के अंदर है हमारे पास।
ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर। और ऐसी आईडीटीआर में ये दोनों लगभग सेम ही है। अपर 4 बाइट हमारे स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ आईडीटी है और उसके अलावा जो बाकी के 16 बिट है वो उसकी लिमिट के लिए, ठीक है। लोअर 2 बाइट गिव द 16 बिट लिमिट, ऐसी सेम लोअर 2 बाइट गिव द 16 बिट लिमिट। एवरी टास्क इन 8036 यूपी हैज अ लोकल मेमोरी स्पेस। ये एलडीटीआर में हमें बताना पड़ेगा कि क्यों हमारे पास जो है वो एलडीटी का डिस्क्रिप्टर ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में है। तो हर जो छोटा टास्क होता है, प्रोग्राम होता है, उसका एक लोकल अपना मेमोरी स्पेस होता है जहां पे वो अपने लोकल सेगमेंट, लोकल कोड, लोकल डेटा, लोकल एक्स्ट्रा सेगमेंट रखता है, ठीक है। और जो अवेलेबल होता है सिर्फ उस प्रोग्राम के लिए, बाकी और किसी प्रोग्राम के लिए नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए किसी और प्रोग्राम के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए कोई और इसको एक्सेस नहीं कर सकता इसके इनके सेगमेंट के डिस्क्रिप्टर्स को। तो इनके सेगमेंट के डिस्क्रिप्टर कहाँ होंगे? लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। तो अब कोई लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल को भी इजीली एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल से उसका लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का डिस्क्रिप्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोटा मोटा समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया डिटेल में पता करना है तो तुम वीडियोस देख लो मेरे पास, जो ऑलरेडी यूनिट 3 की वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये 48 बिट का है, ये 16 बिट का है, ये भी 48 बिट का है। ये क्या कर रहा है? ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के ग्लोबल डिस्क्रिप्टर्स के इसके अंदर डिस्क्रिप्टर्स हैं, ग्लोबल सेगमेंट्स के, सॉरी, ग्लोबल सेगमेंट्स के डिस्क्रिप्टर्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर लोकल सेगमेंट डिस्क्रिप्टर के जो लोकल सेगमेंट्स के डिस्क्रिप्टर होते हैं एलडीटी में, उनका जो है ये सेलेक्टर है, सही है। तो इसके अंदर क्या है? ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में ग्लोबल सेगमेंट के डिस्क्रिप्टर्स हैं और ये जो जीडीटीआर है उस ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का बेस एड्रेस और लिमिट देता है। ऐसी एलडीटीआर ये एक सेलेक्टर है जो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में जो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल का डिस्क्रिप्टर है उसको सेलेक्ट करने के काम आता है। आईडीटीआर सेम इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का बेस एड्रेस और लिमिट आपको देता है, ठीक है। इसका फिर स्ट्रक्चर होगा, ऊपर की 4 बाइट बेस एड्रेस है, नीचे की 2 बाइट लिमिट है। ऐसे इसमें ऊपर की 4 बाइट बेस एड्रेस है, स्टार्टिंग एड्रेस, और इसमें नीचे की 2 बाइट लिमिट है। इसमें इनके साथ में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे बाइट्स तो हमारे पास है नहीं, टोटल 16 बिट है। तो ये क्या है? एक सेलेक्टर है हमारा जो पॉइंट करता है एलडीटी के डिस्क्रिप्टर की तरफ, जो हमारा जीडीटी के अंदर होता है, ठीक है। इसको और यहाँ पे करने के लिए बता देंगे भी, एवरी टास्क जो है उसमें लोकल स्पेस होता है जिसको और कोई प्रोग्राम एक्सेस नहीं कर सकता। फिर फाइनल मैंने एक और पॉइंट इसमें ऐसे लिख दिया कि जीडीटी कंटेन, मतलब जीडीटी क्या, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं जीडीटी एलडीटी आईडीटी की, तो ये होता क्या है? तो हमने बस बताने के लिख दिया कि जीडीटी कंटेन डिस्क्रिप्टर ऑफ लोकल सेगमेंट, द डिस्क्रिप्टर ऑफ ऑल लोकल ग्लोबल सेगमेंट, the GED contains descriptor of global segments. The descriptor of all the local segments are present in the LDT of their task. मतलब लोकल सेगमेंट लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के अंदर होंगे। और IDT contains interrupt descriptors. इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर हमारे यूनिवर्सल होते हैं, टोटल 256 इंटरप्ट्स हैं हमारे पास। तो आईडीटी हमारी चेंज होती रहती है, लेकिन ये है कि होती है 256 है, उससे कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, सही। तो ये था हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, जीटीआर, एलडीटीआर, आईडीटीआर, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा, आप चाहे तो टेबल बना लीजिए, चाहे इसको आप अलग से एक एक रजिस्टर को डिस्क्राइब करना स्टार्ट करिए। सेकंड है एक्सप्लेन द सेगमेंट ट्रांसलेशन प्रोसेस विद अ नीट डायग्राम ऑफ 8036। ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टीएलबी इन एड्रेस ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये भी एक क्वेश्चन है जो पहली बार आया था। ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, हमारे पास एक रजिस्टर होता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर। ये एक मेमोरी जो आपने अगर सुना होगा ना कि हमारे पास प्रोसेसर में कैशे मेमोरी होती है ना, तो ये वो होता है ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर, हमारे कैशे मेमोरी होता है। क्या करते हैं कि आपने अभी तक माशाल्लाह एंड से चल रहे हैं, तो आपको अभी तक पता चल ही गया होगा कि सेगमेंट ट्रांसलेशन होता है, फिर पेज ट्रांसलेशन होता है। तो जो हमारा पेज ट्रांसलेशन वाला पार्ट होता है, उसमें पहले हम पेज डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, पहले कंट्रोल रजिस्टर 3 से, है ना, हम लोग लेते हैं पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस, फिर हम लोग वहां से पेज डायरेक्टरी एंट्री, जो हमारा लीनियर एड्रेस होता है, उसमें से पेज डायरेक्टरी एंट्री सेलेक्ट करते हैं। पहले डायरेक्टरी से पेज टेबल पे जाते हैं, फिर पेज टेबल एंट्री सेलेक्ट करते हैं, फिर पेज टेबल एंट्री से हम लोग पेज पे जाते हैं, और फिर ऑफसेट में वहां लगा के हम लोग डेटा के पास पहुंच जाते हैं, सही। तो ये जो हमारा प्रोसेस है कि हमें पहले डायरेक्टरी में जाना पड़ता है, फिर टेबल में जाना पड़ता है, फिर पेज में जाना पड़ता है, तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, इसको फास्ट बनाने के लिए हमारे पास ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर होता है। क्या करेगा ये 32 एंट्रीज को, लास्ट 32 एंट्रीज को सेलेक्ट करके रखेगा कि इससे पहले जो 32 ट्रांसलेशंस हुए उनको ये सेव करके रखता है। अगर वो आपको दोबारा यूज करना पड़ रहा है उसी को, तो उसको आपको पूरा का पूरा ही प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसके पास जाइए ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर के, या आपको डायरेक्टली उसका एड्रेस प्रोवाइड करा देगा, पेज का एड्रेस, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसमें 2 कंडीशन होती है, हिट और मिस। हम जब भी लीनियर एड्रेस आता है, लीनियर एड्रेस पहले कहां जाता है? टीएलबी में, ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर में जाता है। अगर ये हिट हो गया, यहाँ पे है ये, तो डायरेक्टली इससे एड्रेस लेगा पेज का और सीधे पेज पे पहुंच जाएगा। और अगर ये नहीं है, इसके अंदर टीएलबी के अंदर नहीं है, तो ये मिस हो जाएगा और ये यहाँ पर आएगा, फिर पूरा ट्रांसलेशन प्रोसेस चलेगा और फिर ये यहाँ से जाके इस पे जाएगा फिजिकल मेमोरी में, और इसको यहाँ पे सेव कर देगा टीएलबी के अंदर, ठीक है। तो लास्ट 32 जो हमारे पास पीटी और पीडीईस की एंट्रीज होती है, वो हमारे टीएलबी में स्टोर होता है।
देख, the TLB is an on-chip cache which stores 32 most recently used PTEs and PDEs, page table entries and page directory entries. This makes subsequent access to these pages whose information is cached in the TLB much faster as there no need to access the page directory and the page table. सही, तो इसका पूरा काम क्या है, पेज ट्रांसलेशन को फास्ट बनाने का सारा काम। सही, अब लास्ट में ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हम एक ही डेटा सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, एक मेमोरी के एक ही सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे होते हैं, एक ही पोर्शन में हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से 98% से भी ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो भी हम डेटा रजिस्टर मतलब लीनियर डेटा हम दे रहे हैं उसका ट्रांसलेशन लोकल बफर में हमें ट्रांसलेशन ऑलरेडी मिल जाएगा। सही, तो इस तरह से हमारे पास इसका ये जो है ये इसको फास्ट बनाने का काम करता है। सही, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन लोकल साइट बफर। ये इसका डायग्राम है, अगर ये आता है ऐसा तो आप इसको डायग्राम बना दें जिससे कि पता रहेगी ट्रांसलेशन लोकल साइट बफर की जो इंटरफेसिंग है पेज डायरेक्टरी और पेज टेबल और पेज के साथ में वो कैसे होगी। सही, तो इसका डायग्राम हो गया, ये नीचे इसके 4-5 लाइन होगी, इतने में आपको 5 या 6 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन है वो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सही है, तो ये एक नया क्वेश्चन था। उसके अलावा फिर इसमें डेमोस्ट्रेट जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट, ये भी पहले आ चुका है। नेसेसरी डायग्राम, पेज ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये पहले आ चुका है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको भी, हम जरा नए क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन डिटेल, LGDT, SIDT, LLDT, ये हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये इंस्ट्रक्शन 6-7 इंस्ट्रक्शन है, इनमें से 3 आती है ना। लोड ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, सेव इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, लोड लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल। क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, उसका जो रजिस्टर है उसके अंदर या तो वैल्यू लोड कर रहे हैं, है ना। ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के जो हमारा GDTR है उसके अंदर हम ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के बेस एड्रेस लोड करते हैं जिससे कि नई ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल हम लोग को मिल जाए। तो ये सारी की सारी जो इंस्ट्रक्शंस है ना, ये सब प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस भी हैं और ये एक्चुअल में OS की इंस्ट्रक्शन है। इसका यूजर प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है, इसको जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सिर्फ वो डील करता है के साथ में, वो ही इनको रन करता है। सही है, तो चलिए इसके बाद लिस्ट एक्सप्लोर 5 एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड इन सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन 5 एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन क्या है वो भी हमने डिस्कस करेंगे अभी, चलिए कोई बात नहीं। लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, ये भी हालांकि डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन फिर भी अगर जस्ट मैं लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे देख लें कि प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन हमारे पास कौन कौन सी है, तो ये कुछ इस टाइप की एक्सप्लेनेशन जो है आप डायरेक्टली उसको बजाय कि हर एक इंस्ट्रक्शन को आप अलग अलग लिखें, अलग अलग भी लिख सकते हैं वैसे, या फिर आप इस तरह से दे सकते हैं द इंस्ट्रक्शन दैट अफेक्ट सिस्टम डेटा स्ट्रक्चर आर कॉल्ड प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन क्या होती है हमने बता दिया, दीज कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड व्हेन CPL इज 0, जब आप बिल्कुल 0 प्रिविलेज लेवल पे, जो OS के कर्नल लेवल है। क्या मतलब है कि इसको सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है ना, बाकी यूजर प्रोग्राम इसको यूज नहीं कर पाएंगे। इफ द CPU encounters one of these instruction when CPL is greater than 0, it signals the general protection exception, यहाँ पे फॉल्ट जनरेट कर देगा अगर ऐसा हुआ कि ये इंस्ट्रक्शन रन कर लिया आपने, हालांकि आपका CPL 0 नहीं था, मतलब प्रिविलेज लेवल 0 से कम प्रिविलेज पे अगर आप इसको रन कर रहे हैं तो क्या होगा, एक जनरल प्रोटेक्शन फॉल्ट अकर हो जाएगा। ये सब क्या है हमारे पास, ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। CLTS क्लियर टास्क स्विच फ्लैग, हॉल्ट प्रोसेसर, LGDT लोड ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, लोड इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, ये अगर प्रिविलेज लेवल आती है आपको लिस्ट और एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आप यही जो LGDT SIDT है यही वाली इंस्ट्रक्शंस आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। 6 टोटल इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ दी होंगी, 2 1 SIDT LGDT 2 3 4 5 है ना, 5 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हैं, छठी भी होगी AC SIDT LIDT हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप 5-6 इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उतने मार्क्स की इंस्ट्रक्शन आप एक्सप्लेन कर दिए और ऊपर ये वाली बात लिख दीजिए, ये जितनी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे कि इसको सिर्फ CPL 0 पे वो किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है, और ये इंस्ट्रक्शन क्या करती है, सिस्टम के डेटा स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। सही, तो ये हमारे पास प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। इसके अलावा नीड फॉर प्रोटेक्शन ये हमेशा आता ही है, अभी डिस्कस करेंगे इसको भी। एक्सप्लेन हाउ कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग द कॉल गेट इन द सिस्टम, कि कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होती है। हालांकि ये भी पहले पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी इसको हम जब भी हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होती है यूजिंग कॉल गेट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर है, व्हेन अ प्रोग्राम एनकाउंटर्स अ कॉल गेट इंस्ट्रक्शन, कॉल गेट इंस्ट्रक्शन है ये क्या होगा, कंट्रोल ट्रांसफर होगा, एक जगह से दूसरी जगह स्विच हो रहा है। इट ट्रिगर्स अ ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू स्पेसिफिक कोड सेगमेंट, एक कोड सेगमेंट से दूसरे कोड सेगमेंट में हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। तो क्या करेगा, सबसे पहले प्रिविलेज लेवल चेक होगी कि जिस कोड सेगमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उसकी प्रिविलेज लेवल आपके पास है या नहीं है। उसके लिए क्या करेगा, क्योंकि हम लोग कॉल गेट यूज कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली उसको यूज उसका डिस्क्रिप्टर यूज नहीं कर रहे, तो इस कॉल गेट के DPL से हमारा EPL चेक होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्सेस मिलेगा। फिर कोड सेगमेंट लोडिंग, पहले प्रिविलेज चेक हो गया, उसके बाद क्या होगा, नया जो कोड सेगमेंट है
उसको लोड करेगा। उसके बाद स्टैक सेटअप करेगा, जो स्टैक नई सेटअप करेगा, और जो पुराना वाला कोड सेगमेंट है, पुराना वाला जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन वो स्टैक के अंदर लोड कर देगा, स्टैक पॉइंटर की वगैरह वो सब वैल्यू स्टोर कर देगा। इसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये वाला हमने सेव कर लिया, अगला वाला लोड कर लिया, उसको हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से 4 स्टेप मिनिमम हम लोग यहाँ पे लिखने हैं कि भाई ठीक है, जब कॉल गेट इंस्ट्रक्शन आएगी तो इस तरह से हमारा कंट्रोल ट्रांसफर होगा एक इंस्ट्रक्शन से, एक कोड सेगमेंट से दूसरे कोड सेगमेंट के अंदर। ठीक है, इसके बाद है फिर एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एलोबरेट ऑफ कांसेप्ट ऑफ कंबाइनिंग सेगमेंट प्रोटेक्शन एंड पेज लेवल प्रोटेक्शन, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार भी, अभी भी करें। एक्सप्लेन मेमोरी मैनेजमेंट वर्चुअल मोड, ये भी हर बार आता है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टीएसएस डिस्क्रिप्टर एंड इट्स रोल इन मल्टीटास्किंग, टीएसएस डिस्क्रिप्टर तो हर बार आता था, इस बार इन्होंने ये पूछा कि इसका रोल क्या है मल्टीटास्किंग के अंदर। सही है, तो टीएसएस डिस्क्रिप्टर का जो रोल है मल्टीटास्किंग के अंदर, वो हम लोग को यहाँ पे समझाना है इसमें। तो ये है टीएसएस डिस्क्रिप्टर एंड इट्स रोल इन मल्टीटास्किंग। तो हम यहाँ थोड़ा सा टीएसएस के डिस्क्रिप्टर के बारे में बताएंगे पहले इसको कि भाई क्या करता है। तो टीएसएस का जो डिस्क्रिप्टर होता है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है मल्टीटास्किंग के अंदर। इट कंटेन्स बेस, मतलब ये क्या क्या होता है टीएसएस डिस्क्रिप्टर के अंदर, बेस एड्रेस होगा टीएसएस का, और उसकी लिमिट होगी और एक्सेस राइट्स होंगे। ठीक है, वही जो हमेशा सारे डिस्क्रिप्टर में होता है, बेस, लिमिट और एक्सेस राइट्स। ठीक है, लेकिन इसमें किसके होंगे, टास्क स्टेट सेगमेंट। इसके अंदर टीएसएस का डिस्क्रिप्टर है तो इसमें टीएसएस की सारी चीजें होंगी। ठीक है, फिर अब कैसे क्या काम करता है, ये 4 चीजें इसके अंदर करता है। पहली चीज तो प्रिविलेज चेक करेगा, जब मल्टीटास्किंग में एक टास्क से आप दूसरे टास्क में स्विच कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेगा, वो प्रिविलेज चेक करेगा कि आपकी प्रिविलेज इस टास्क में स्विच करने की है या नहीं। सही, तो वो अपना प्रिविलेज चेक कैसे करेगा, ईपीएल को चेक करेगा, जो टीएसएस के डिस्क्रिप्टर का डीपीएल। सही है, उसके बाद फिर क्या करेगा, लिमिट एंड प्रेजेंट बिट चेकिंग होगी कि ठीक है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन अब ये प्रेजेंट भी होना चाहिए मेमोरी के अंदर। तो उसको वो प्रेजेंट बिट चेक करेगा कि जो टीएसएस है वो मेमोरी में प्रेजेंट है या नहीं है। उसके अलावा फिर लिमिट चेक करेगा कि जो आपने लिमिट दी है वो लिमिट उसकी है या नहीं है। फिर उसके बाद द बी बिट, बी होता है हमारी बिजी बिट। बिजी बिट क्या करेगा, वो ये शो करती है कि ये जो सेगमेंट है या जो ये टास्क है ये बिजी है या नहीं। सही, तो अब हमने टास्क स्विच किया, तो अगर हमें ऑब्वियस सी बात है कि हमने टास्क स्विच किया तो हमें इस टास्क में वापस भी आना पड़ेगा। तो जिस टास्क को हम छोड़ के जा रहे हैं इसकी भी बिजी बिट 1 रहेगी, और जिस पे हम जा रहे हैं उसकी भी बिजी बिट 1 रहेगी। समझ में आई बात, हमने मल्टीटास्किंग कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाली भी बिजी बिट 1 रहेगी, वो वाली, क्योंकि अब दोनों टास्क चल रहे हैं साथ साथ, तो इसलिए दोनों टास्क की जो बिजी बिट है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा फिर द बेस, लिमिट एंड डीपीएल फील्ड डिफाइन द सेगमेंट्स, बाउंड्रीज एंड एक्सेस परमिशन एंश्योरिंग सेफ टास्क एग्जीक्यूशन। ठीक है, इसके अंदर हमारी बेस, लिमिट और डीपीएल वाली फील्ड है, वो कैसे मल्टीटास्किंग में हेल्प करती है कि वो एक्सेस परमिशन को एंश्योर करती है और सेफ जो है टास्क एग्जीक्यूशन को वो कंडक्ट कराती है। उसके थ्रू हम लोग सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मल्टीटास्किंग में मेन काम सिक्योरिटी का ही होता है कि जब 2 टास्क एक साथ चल रहे हैं तो वो एक टास्क को दूसरे टास्क के बारे में, डेटा के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सही है, तो ये हमारा बस एक छोटा सा, बहुत ज्यादा मैंने नहीं लिखा है, इतना बड़ा आपको इसमें रखना। अगर उसने एक्सप्लेन टीएसएस डिस्क्रिप्टर को बोला है, अगर आप और ज्यादा मार्क्स चाहते हैं तो आप ये करिएगा कि इसको ड्रॉ ही कर दीजिए। जैसे यहाँ पे टीएसएस डिस्क्रिप्टर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि इसको टीएसएस डिस्क्रिप्टर को आप ड्रॉ कर दिए, 2-3 लाइन टीएसएस डिस्क्रिप्टर के बारे में लिखिए, और बस यहाँ पे मल्टीटास्किंग के बारे में आप ये लिख दिए कि जब भी मल्टीटास्किंग होती है सबसे पहले ईपीएल चेक होता है उसके साथ में कि वो एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके अलावा फिर हमारी जो बिजी बिट है वो दोनों की 1 हो जाएगी, और इसके अलावा बेस, लिमिट और डीपीएल फील्ड जो है वो एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराते हैं मल्टीटास्किंग। सही, तो ये हमारे पास इस तरह से मल्टीटास्किंग है। एक्सप्लोर द रोल ऑफ टास्क रजिस्टर इन मल्टीटास्किंग, इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू मॉडिफाई द एंड रीड टास्क रजिस्टर, ये पहले आ चुका है। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं, हाँ ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है सारे, बार बार ये आते रहते हैं। इसके अलावा फिर है हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड इन प्रोटेक्शन मोड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीट डायग्राम। इसमें उन्होंने जनरली ये प्रोटेक्शन मोड में हैंडल किया और ये हमने डिस्कस भी किया था लास्ट यूनिट के उसमें, लेकिन यहाँ पे इसने डायग्राम भी पूछा, और डायग्राम कैसे बनाना है वो हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास है प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग एंड इंटरप्ट, ठीक है, प्रोसेसिंग या हैंडलिंग एंड इंटरप्ट वो सेम। तो ये हमारे पास टोटल 6 स्टेप है कि जब इंटरप्ट आएगी तो क्या करेगा, पहले फ्लैग होगा, जो फ्लैग हो वो स्टैक पे जाएंगे, फिर ट्रेस फ्लैग को क्लियर करेगा, इंटरप्ट अनेबल फ्लैग को क्लियर करेगा, फिर कंटेंट जो सीएस और आईपी के वो स्टैक के अंदर जाएंगे, फिर 8 बिट का वेक्टर आएगा, उसके बाद कौन सी इंटरप्ट हम लोग को चलानी है, ठीक है, फिर जो इंटरप्ट वेक्टर सप्लाई होगा उसको फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, और जब वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा आईरेट इंस्ट्रक्शन लास्ट में आएगी, फिर वो वापस से जाएगा और वापस से स्टैक से सारी चीजें वापस लेगा और फिर से एग्जीक्यूशन अपना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको डिपेंड करता है कैसे हमारा वेक्टर जा रहा है। तो ये तो एक प्रोसेस है कैसे उसका हैंडल हो रहा है, और ये है हमारा इसका डायग्राम, है ना।
इस ऐसा भी डायग्राम अगर आप बना रहे हो तो एकदम बिल्कुल फाइन चलेगा। जो हमने यहाँ पे स्टेप्स में लिखा है वही उसी को हमने यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू शो कर दिया। क्या किया हमने, मेन लाइन का प्रोग्राम चल रहा था, इंटरप्ट आई तो उसने फ्लैग्स को पुश किया, क्लियर इंटर फ्लैग को क्लियर किया, टीएफ को क्लियर किया, ट्रैप फ्लैग को क्लियर किया, और फिर सीएस को और आईपी को, जो हमारा कोड सेगमेंट रजिस्टर का जो बेस एड्रेस था, कोड सेगमेंट रजिस्टर के कंटेंट थे, और इंस्ट्रक्शन पॉइंट, उसको हमने वापस क्या किया, सब में सबको कहां डाला हमने, स्टैक के अंदर डाल दिया। ठीक है, और फिर क्या किया, फेच आईएसआर एड्रेस, आईएसआर एड्रेस को हमने फेच किया वहां से। आप चाहें तो इसको भी एक एक ब्लॉक बना करके लिख सकते हैं कि फ्लैग्स को पहले पुश किया, फिर क्लियर आईएफटीएफ को किया, फिर दोनों क्लियर किया, फिर फेच आईएसआर किया, और उसके बाद हमारा क्या हुआ, यहाँ पे इंटरप्ट सर्विस प्रोसीजर जो रूटीन था वो यहाँ से ये रन होना शुरू हो गया। यहाँ से क्या हुआ, सारा का सारा रन होना शुरू हो गया। और यहाँ पे जब ये वापस आईरेट इंस्ट्रक्शन आई, अब यहाँ से वापस से सारे पॉपअप करेगा, पॉप करना शुरू करेगा। यहाँ पे इसने सारे रजिस्टर्स स्टैक के अंदर डाल दिए थे, उसको स्टैक के अंदर राइट करने को कहते हैं हम लोग पुश, और स्टैक से रीड करने को कहते हैं हम लोग पॉप। सही है, तो यहाँ पे आके जब आईरेट इंस्ट्रक्शंस को मिलेगी तो ये पॉप करेगा सारे रजिस्टर्स को, सारे रजिस्टर्स को जो पुरानी वैल्यूज थी वो वापस से स्टोर करेगा, आईपी और सीएस को पॉप करेगा, फ्लैग्स को पॉप करेगा, और फिर से वहीं से जहां से प्रोग्राम को छोड़ के आया था वहां से वापस से प्रोग्राम को रन करना स्टार्ट कर देगा। सही, तो ये हमारा इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर का डायग्राम है, और ये इसका डिस्क्रिप्शन, ये कैसे हम लोग इसको इंटरप्ट हैंडल करें, मतलब कैसे इंटरप्ट प्रोसेस होती है, टोटल 6-7 स्टेप है, उसी को हम लोगों ने डायग्राम में वहां पर डिस्क्राइब किया। सही है, चलिए, तो लिस्ट एंड एलाबोरेट फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। तो देखो, जब इसने या तो वो फीचर्स पूछता है माइक्रो प्रोसेसर के, या पूछता है माइक्रो कंट्रोलर के, और मैं तुम लोग को देखो सही बताऊं, फीचर्स जो है ना वो जनरल नहीं होते, कभी जनरल फीचर्स बहुत कम होते हैं, 2-4 होते हैं। तो मेन हमारे स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। कोई एक पार्ट है, जैसे एक फोन है, तो फोन के फीचर्स क्या है, ठीक है, तो इसके जनरल फीचर्स आप ये बता सकते हैं कि फोन में, हमारे पास फोन है तो एक फोन में कैमरा होता है, स्क्रीन होती है, और क्या बोलते हैं उसको, टच स्क्रीन होती है, फिर यूएसबी पोर्ट होती है उसके अंदर, और क्या क्या होता है, सिम कार्ड होता है, ठीक है, स्पीकर होता है, माइक होता है, इतना कैमरा, मतलब तो एक बहुत सारी चीजें, ठीक है, ये सब चीजें फोन के अंदर होती है, लेकिन इसमें कोई भी स्पेसिफिक चीज नहीं। स्पेसिफिक फीचर्स जो होते हैं वो हमेशा किसी स्पेसिफिक चीज को, जैसे जैसे आईफोन है, या जो है वो वन प्लस है, ठीक है, तो वन प्लस में अब कोई एक पर्टिकुलर उसका फोन है तो हम बता देते हैं इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतनी जीबी की मेमोरी है, इतनी जीबी की रोम है इसके अंदर, मतलब रैम है इसके अंदर, और इतनी जीबी की सेकेंडरी मेमोरी है इसके अंदर, इसमें टाइप सी चल रहा है, टाइप 2 चल, मतलब टाइप सी चल रहा है, टाइप बी चल रहा है, ठीक है, वो सारे फीचर्स हम लोग उसके एक्सप्लोर कर सकते हैं, पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज। ऐसे ही यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के, तो माइक्रो कंट्रोलर के जो फीचर्स होते हैं वो एक्चुअली उस डिपेंड करता है कौन सा माइक्रो कंट्रोलर हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर 8051 तो वो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें 16 बिट की एड्रेस बस है, 8 बिट की डेटा बस है, और जो है उसके अंदर 4 केबी की इंटरनल मेमोरी है, 128 बाइट की इंटरनल रैम है, ये सारे उसके स्पेसिफिक फीचर्स हो गए। लेकिन अगर जेनरिक फीचर्स की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर में हम ये कह सकते हैं कि उसमें हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स में हमारे पास एग्जीक्यूशन यूनिट होगा, ठीक है, बस इंटरफेस यूनिट होगा, एंड जो कि हमें हमारे मेमोरी से उसको लेके आ रहा होगा, इंस्ट्रक्शन को और डेटा को लेकर, और हमारे पास वहां पे बसेस होंगी, सिस्टम बसेस, कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डेटा बस, ये चीजें होंगी, और उसमें एक टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट होगा, और इंटरप्ट कंट्रोल सर्किट होगा। ये बेसिक माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स हैं। अच्छा, माइक्रो कंट्रोलर में अगर हम आ जाए तो ये सारी चीजें माइक्रो कंट्रोलर के अंदर भी है, और उससे एक्स्ट्रा चीजें, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर भी छोटा सा सीपीयू होता है, तो छोटी छोटी ये सारी चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अलावा और उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टाइमर है, सीएल पोर्ट है, और मेमोरी है उसके अंदर। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मेमोरी नहीं होती, माइक्रो कंट्रोलर के अंदर मेमोरी होती है, ठीक है। तो ये जो जेनरिक फीचर्स है, लिस्ट एंड एलैबोरेट फीचर्स जो है, ये कोई सेंस बनता नहीं। तो यहाँ पे भी अगर आता है आपके पास, ठीक है, तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप इन दोनों के कंपैरिजन के वे में आप इसको बनाए। तो उसका सबसे सही तरीका यही है कि आप इसका वापस से क्या करें, कि आप इसका डिफरेंस लिखें, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारे जो है ये माइक्रो प्रोसेसर के फीचर्स हो जाएंगे, और ये सारे हमारे माइक्रो कंट्रोलर के फीचर्स हो जाएंगे। तो हमने फीचर्स भी डिस्क्राइब कर दिए, साथ में डिफरेंस भी डिस्क्राइब कर दिए। समझ में आ रहा है क्या है ये? माइक्रो प्रोसेसर हमारा सूटेड है जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम्स, बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स में हमारा सूटेड होता है, और ये हमारा सिंपल जो आईओ डिवाइस को जो कंट्रोल करने के काम आता है। सही है, ये क्या है, डेटा एंड प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन सेम मेमोरी। माइक्रो प्रोसेसर में यहाँ पे अलग अलग मेमोरी में स्टोर होते हैं। मोस्ट ऑफ देम डू नॉट हैव पावर सेविंग फीचर्स, मोस्ट ऑफ देम, अब तो आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर में भी, लेकिन ज्यादातर में नहीं होता। इसमें सब ज्यादातर में हमारे पास पावर सेविंग फीचर होता है। इसका काम ही ये है, माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है
कि कम से कम पावर लगे हमारी और छोटे छोटा हमारा सिस्टम हो जाए और सस्ते सस्ता बन जाए। कम से कम पावर में सस्ते सस्ता प्रोडक्ट, बस छोटा मोटा काम करने के हमारा काम चलता है, ठीक है। फिर हाई प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है इसकी, लो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। म्यूपी इज डिजाइन टू परफॉर्म जनरल पर्पस कंप्यूटिंग टास्क और म्यूसी इज डिजाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, ठीक है। स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए होता है, एप्लीकेशन बेस्ड सिस्टम होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम होता है इसको कह सकते हैं आप, या इसको और एम्बेडेड सिस्टम होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक हमारा काम करता है। फिर रिक्वायर्स एडिशनल कंपोनेंट लाइक मेमोरी, आईओ डिवाइस एंड अदर पेरिफेरल्स। इसमें सारे के सारे अपने आप ऑलरेडी सिंगल चिप पे हमारे पास एम्बेडेड होते हैं। म्यूपी आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव, म्यूसी आर रिलेटिवली चीपर इन कॉस्ट, हाई पावर कंजम्पशन, लो पावर कंजम्पशन, बिग साइज सिस्टम, कॉम्पैक्ट साइज सिस्टम, सही है। तो ये क्या हो गया, इनके फीचर्स भी हो गए। अगर आप माइक्रो कंट्रोलर को देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर हमारा आईओ डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए सूटेड रहता है। इसमें डेटा और प्रोग्राम मेमोरी दोनों सेम में होती है, डेटा प्रोग्राम दोनों अलग अलग मेमोरी में सेव होते हैं और डेटा रैम में सेव होता है, प्रोग्राम रोम में सेव होता है। और ज्यादातर जो है वो पावर सेविंग मोड होती है इसके अंदर, इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी लो होती है और ये डिजाइन होते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। और इसके पास सारे के सारे नेसेसरी पेरिफेरल्स जो है वो मेमोरी के अंदर ही होते हैं, लाइक टाइमर, सीरियल पोर्ट और पैरेलल आईओ पोर्ट्स। इसके अलावा और क्या क्या होता है, पिक पिक में तो वो भी होता है, एडीसी भी होता है किसी किसी माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है। म्यूजिक आर रिलेटिवली चीपर इन कॉस्ट एंड दे हैव लो पावर कंजम्पशन एंड दे आर वेरी कॉम्पैक्ट साइजेस। समझ में आई बात। तो ये हमारे फीचर्स भी हो जाएंगे और डिफरेंस भी हो जाएंगे। उसी को तो इसको ऐसे अगर हम लिखेंगे तो पूरे के पूरे में 5 मार्क्स मिल जाएंगे। मिनिमम 5 पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मिनिमम 5 पॉइंट उसके अंदर होने चाहिए, जो उन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, या दोनों के 5-5 फीचर्स आप देख सकते हैं। तो समझ में आई बात। तो ये हमारा लास्ट ईयर का पेपर था जो अभी आया था। इसमें मैंने सिर्फ वही डिस्कस किए क्वेश्चन जो रिपीट नहीं हुए थे। तो अब अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको एहसास होगा कि इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 6 या 7 टोटल मिला के देखा तो 6 क्वेश्चन सिर्फ। अब टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसके अंदर पता है, 8 या 24। तो 24 क्वेश्चन में से सिर्फ 6 क्वेश्चन रिपीट हुए, यानी सिर्फ 1/4 पेपर जो है वो रिपीट नहीं हुआ है, बाकी 75% पेपर रिपीट हुआ है। समझ रहे। तो अगर आप पिछले 4 साल के भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके चले जाते हैं तो ये श्योर शॉट है कि आपका ये पेपर निकलेगा ही निकलेगा। 70 में से 40 मार्क्स से ज्यादा आप ला सकते हैं इजीली, अगर आप सिर्फ लास्ट 4 पेपर्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। सही है। तो चलिए अब हम बाकी के पेपर्स को यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं कि जैसे जैसे इससे पहले जो 3 पेपर थे उनको हम लोग यूनिट वाइज डिस्कस कर लेते हैं, एक एक यूनिट करके। 3rd यूनिट, 4th यूनिट, 5th यूनिट, 6th यूनिट में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उनके आंसर्स हम लोग को क्या लिखते हैं वो हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। चलिए, ये 4 पेपर्स हम लोगों ने लिए। तो जो फर्स्ट था, जो जून 2022 वाला फर्स्ट पेपर, उससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 में, विद द हेल्प ऑफ नी डायग्राम एक्सप्लेन द पेज ट्रांसलेशन प्रोसेस इन 80386, ठीक है। तो हम आए थे अपने पीपीटी पर। तो यहाँ पे हमारे पास ये सिंपल पेज ट्रांसलेशन प्रोसेस का डायग्राम है। ये ऑलरेडी हम लोग जो मेरी 3rd यूनिट की वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया है, वन शॉट में भी डिस्कस किया है, नॉर्मल वीडियोस में भी डिस्कस किया है। तो ये लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतना है कि अगर आपने इतना डायग्राम बनाया है, पेज ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास, हम लोग सबसे पहले जाते हैं कहाँ पर, हम लोग सबसे पहले जाते हैं कंट्रोल रजिस्टर में, जिससे हम क्या लेते हैं, पेज डायरेक्टरी का बेस एड्रेस लेते हैं। फिर पेज डायरेक्टरी के बेस एड्रेस हमें मिल गया, हमें क्या चाहिए, इस पेज डायरेक्टरी की एंट्री। तो हमारा जो एक्चुअली पेज ट्रांसलेशन क्या होता है, पेज ट्रांसलेशन में हम लोग लीनियर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। याद है ना आप लोगों को। देखो एड्रेस ट्रांसलेशन मैकेनिज्म क्या है, हम लोग देते हैं लॉजिकल एड्रेस या उसको हम लोग वर्चुअल एड्रेस कहते हैं, जो 48 बिट का होता है। उस एड्रेस को हम लोग सेगमेंटेशन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं लीनियर एड्रेस में, जो कि हमारा 32 बिट का होता है। अगर पेजिंग ऑन है तो ये लीनियर एड्रेस कन्वर्ट होगा फिजिकल एड्रेस, अगर पेजिंग ऑफ है तो यही लीनियर एड्रेस फिजिकल एड्रेस बन जाएगा, ठीक है, मेन एड्रेस बन जाएगा। लेकिन अगर पेजिंग ऑन है तो क्या होगा, ये लीनियर एड्रेस कन्वर्ट होगा फिजिकल एड्रेस में। तो हमारे पास जो लीनियर एड्रेस है, फिर इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। एक होता है डायरेक्टरी, 10 बिट्स डायरेक्टरी, 10 बिट्स टेबल एंड 12 बिट्स फिर ऑफसेट एड्रेस हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से 10 बिट डायरेक्टरी की एंट्री आती है और इस पेज डायरेक्टरी में से हम लोग एक एंट्री सेलेक्ट करते हैं जो हमें क्या देता है, पेज टेबल का बेस एड्रेस। तो हम पेज टेबल के बेस एड्रेस पे जाते हैं, फिर यहाँ से हम टेबल की एंट्री लेते हैं और इस पेज टेबल में से एक कोई एंट्री सेलेक्ट करते हैं। उससे हमें क्या मिलता है, हमें उस पेज का बेस एड्रेस मिलता है जिस पेज पे हमें जाना है। फिर उस पेज के बेस एड्रेस पे हम जाते हैं वो पेज, और फिर यहाँ से हमें ऑफसेट, मेन जो इस पेज का ऑफसेट एड्रेस है वो हमें मिलता है, जिसको हम प्लस करके एड्रेस पे पहुंच जाते हैं, मेन डेटा पे। यही चीजें बस हमें यहाँ पर लिखनी है। ये कंप्लीट 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये अगर आपने डायग्राम सही बनाया है तो आपके आधे से ज्यादा मार्क्स आपको डायग्राम के ही मिल जाएंगे, और फिर आपने ये 6 लाइनें अगर सही लिखी हैं तो 6 में 3 मार्क्स इन 6 लाइन्स के होंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारे पास पेज ट्रांसलेशन। उसके बाद फिर हमारा है कौन सा क्वेश्चन, ये है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन जनरल सेलेक्टर फॉर्मेट।
ठीक है। तो जनरल सेलेक्टर फॉर्मेट कैसा होता है? सेलेक्टर फॉर्मेट, सेलेक्टर कहते किसे हैं? जो मैंने पहले भी आप लोग को बताया था वीडियोस में कि जो हमारा सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं उनको हम लोग सेलेक्टर भी कहते हैं। तो ये हमारा जनरल सेलेक्टर फॉर्मेट है, ठीक है, कि हमारा जो सेगमेंट रजिस्टर होता है एक्चुअली वो 16 बिट का होता है। उन 16 बिट में से 2 बिट हमारी रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल में चली जाती है, 2 बिट्स, और 1 बिट जो होती है, चलो 14 बिट समझो कि 14 बिट हमारे पास एड्रेस के लिए होती है। इन 14 बिट में से भी एक जो बिट होती है टीआई, ये बताता है कि ये जो एड्रेस है, ये जो 13 बिट का सेलेक्टर है, वो हमें लोकल में से सेलेक्ट करना है या ग्लोबल में से सेलेक्ट करना है। अगर 0 है तो ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में से सेलेक्ट करेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टर को, और अगर 1 है तो फिर हम लोग लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में से सेलेक्ट करेंगे, सही है ना। तो और फिर हमें कितने बचे? 13। तो 2 की पावर 13 डिस्क्रिप्टर्स हमारे पास हैं, जो जिनको हम लोग चाहे तो लोकल 2 की पावर 13 ग्लोबल में, 2 की पावर 13 लोकल में से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर हम लोग मोटा मोटा गए तो अगर ये इस टीआई को भी इसमें इंक्लूड करें तो 2 की पावर 14 हो गया। 2 की पावर 14 सेलेक्टर्स हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं यूजिंग आवर सेलेक्टर या आवर सेगमेंट रजिस्टर, ठीक है। तो ये हमारा सेलेक्टर का फॉर्मेट हो गया। यही आपको ड्रॉ करना है ऐसे, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर दिए या आप डायरेक्टली ऐसे भी ड्रॉ करेंगे, तब भी आपको एक चीज बस यहाँ पे लिखनी होगी, वो ये कि यहाँ पे आपको ये शो करना रहेगा कि ये पूरा 16 बिट का है, 16 बिट, और ये यहाँ पर हमारा 2 बिट का है, 2 बिट आरपीएल। और ये चीज मतलब जो यहाँ पर ये बनी हुई है, एटलीस्ट इतना तो आपको बनाना पड़ेगा कि हमारा सेगमेंट रजिस्टर है, इंडेक्स, और ये चाहे आप यहाँ पे लिख दीजिएगा ये कि ये टी आई हमारा टेबल इंडिकेटर है। इफ टी आई इक्वल्स टू 1 देन लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल विल बी सिलेक्टेड, इफ टी आई इक्वल्स टू 0 देन जीडीटी विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। इस टाइप से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर देंगे अपने सेलेक्टर फॉर्मेट को। उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? फिर आया व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस, लीनियर एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। ये तीन चीजों की सिंपल डेफिनेशन बतानी। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा 6 मार्क्स का, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं, सबसे आसान पेपर इस सेमेस्टर का ये जाएगा तुम्हारा। अगर थोड़ा सा भी तुम लोगों ने मेहनत कर ली, ओ ग्रेड बहुत इजीली बन जाएगा अगर इन सब में अच्छे मार्क्स हैं तो। अगर इन सब में अच्छे मार्क्स नहीं भी हैं तो आप सिर्फ एंडसम के बेसिस पे इस पेपर में पास हो सकते हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आपने इतना एंडसम का भी करके चले गए जितना मैं अभी आपको बता रहा हूँ या जितना मेरे वन शॉट्स में दिया हुआ है, तो आपका अगर इनसे में 0 मार्क्स भी होंगे तो भी आप इजीली एंडसम में 60 में से 40 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। हम बात करें तो लॉजिकल एड्रेस, लीनियर एड्रेस और फिजिकल एड्रेस की। तो इस स्लाइड में हमने तीनों के डेफिनेशन दे दी। ये मेरी 3rd यूनिट वाली वन शॉट वीडियो में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहां भी आपने देखा होगा, अगर वीडियोस आपने देख ली होंगी तो ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा। नहीं पता तो आप लोग को डायरेक्टली ये पता है कि इतना तो लिखना है एड्रेस। ये 3 डेफिनेशन पूछी है उसने, ये तीनों डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है, और बस हम लोग को उसको वहां पे आके पुट कर देना है। बस यहाँ पे ये और लिखना है, रियल एड्रेस ऑफ डेटा प्रेजेंट इन द मेमोरी इट इज ऑफ 32 बिट, ठीक है। फिजिकल एड्रेस हमारा 32 बिट का होता है। हर एड्रेस में ये जरूर बताना कि इसका साइज कितना है। जैसे लॉजिकल एड्रेस हमारा 48 बिट का है, लीनियर एड्रेस हमारा 32 बिट का है, ठीक है। और वो चीज हमने यहाँ क्लियर कर दी, अगर पेजिंग डिसेबल है तो यही लीनियर एड्रेस हमारा फिजिकल एड्रेस हो जाएगा, वरना तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और फिजिकल एड्रेस हमारा रियल एड्रेस होता है जो कि 32 बिट का होता है, ये हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर क्या पूछा? एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन डिटेल। ये एक क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत लड़कों ने मुझे को मैसेज किया कि सर इसका आंसर बता दीजिए कि एसजीडीटी क्या होगा, एलआईडीटी क्या होगा, एसएलडीटी क्या करती है, कौन सी इंस्ट्रक्शन है, क्या इसका काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको बल्कि और इन्होंने डिटेल में डिस्कस करने के लिए बोला। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एक्चुअली प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती है जो यूज होती हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्टर टेबल्स हैं। देखो टेबल्स जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होती है। इससे जब पहले प्रोसेसर ऑन होता है प्रोडक्शन मोड में तो पहले टेबल्स लोड करता है। तो टेबल को ऑल्टर करने का प्रिविलेज हर किसी के पास नहीं होता। तो अगर हमें टेबल्स में कुछ चेंज करना है, ठीक है, या टेबल ही चेंज करनी है हम लोग को, तो हम लोग का जो प्रिविलेज लेवल है वो 0 होना चाहिए, सीपीएल हमारा 0 होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं। तो ये हमारे जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एसआईडीटी, एलजीडीटी, एलआईडीटी इंस्ट्रक्शन, तो ये सिंपल जैसा इनका नाम है वैसे इनका काम है। क्या है एसआईडीटी का मतलब? क्या है? सेव इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। तो ये क्या करेगी? जो इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल है, टेबल जो रजिस्टर है उसका, इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का जो रजिस्टर है, और मतलब जिसमें इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल का बेस एड्रेस होता है, तो हमें वही चाहिए होता है बस, उसका टास्क, उसका बेस एड्रेस हम लोग को चाहिए। तो वो जो एड्रेस है उसको स्टोर करेगी किसी मेमोरी लोकेशन, ठीक है। एल लोड जीडीटी, या इसी में जैसे एसआईडीटी है वैसे एलआईडीटी भी होगा। एसआईडीटी सेव इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर होगा, और एलआईडीटी लोड इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, ठीक है। लोड या टेबल भी आप कहते हैं, सेव इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल या लोड इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल। लोड इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल, तो डिस्क्रिप्टर टेबल को लोड करने का मतलब ही है कि हम उसका जो रजिस्टर है, आईडीटी आ रहा है जैसे इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, तो उस रजिस्टर में हम उस टेबल की स्टार्टिंग वैल्यू डालें कि वो टेबल हमारी कहां से स्टार्ट हो रही है, उसके डिस्क्रिप्टर का हम लोग एड्रेस डालेंगे कि भाई हाँ ये वाली टेबल हम लोग को सेलेक्ट करनी है। समझ में आई बात?
तो वही चीज हमें बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। एसआईडीटी में स्टोर्ड आईडीटी रजिस्टर इन एन इंस्ट्रक्शन दैट कॉपीज द बेस एंड लिमिट वैल्यू स्टोर्ड इन आईडीटीआर टू अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, सब के रजिस्टर में सब सारी डिस्क्रिप्टर टेबल का जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें दो चीजें होती है, हमारे पास बेस एड्रेस और उनकी लिमिट। ठीक है, वही चीज हम लोग को सेव करनी होती है किसी मेमोरी लोकेशन में। तो ये जो एसआईडीटी है, सेव तो हम लोग कर सकते हैं किसी भी प्रिविलेज लेवल पे। ठीक है, सेव तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोड नहीं कर सकते, क्योंकि लोड करने का मतलब क्या है कि हम टेबल चेंज कर रहे हैं। सही है, एक एक उसके अंदर ऑलरेडी एक टेबल का बेस एड्रेस है, लेकिन हम दूसरी टेबल, वो वाली टेबल हमें यूज नहीं करनी, हम दूसरी टेबल उसके अंदर लोड करना चाह रहे हैं। तो ये जो लोड हो रहा है ये हर आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए हमें प्रिविलेज जो है वो चाहिए। तो सेव वाली प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन लोड वाली प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है, उसको हर आदमी यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास एलजीडीटी है, एलआईडीटी है। ठीक है, ये एसआईडीटी हो गया, ये सेव आईडीटी, और ये लोड आईडीटी। ठीक है, तो एलजीडीटी इंस्ट्रक्शन लोड्स द ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर विद द बेस एड्रेस एंड लिमिट वैल्यूज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन। यहाँ पे एक चीज देखने की है कि पहले इसमें लिमिट लोड होती है ना। इट लोड 16 बिट लिमिट लोअर 2 बाइट्स एंड 32 बिट बेस एड्रेस अपर 4 बाइट्स इनटू जीडीटीआर। हमारा टोटल जीडीटीआर जो होता है 48 बिट का रजिस्टर्ड होता है। ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर जो होता है उसमें 48 बिट का होता है, इसमें कि पहले मतलब हायर साइड में हमारे पास उसका बेस एड्रेस होता है और लोअर साइड में उसकी लिमिट होती है। तो वैसे ही ये जब लोड करेगा, तो क्योंकि लोअर एड्रेस लोअर बाइट लोअर एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस, ये लिटिल इंडियन रूल जो होता है, पहले मैं भी डिस्कस कर चुका हूं आप लोग को। तो लोअर बाइट लोअर एड्रेस, हायर बाइट हायर एड्रेस। तो जब हमें किसी मेमोरी से स्टोर मतलब लोड करना है टेबल को, तो पहले जो लोअर एड्रेसेस जो होंगे वहां से लिमिट निकल करके आएगी, फिर हायर एड्रेस से हमारे पास बेस एड्रेस निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एलआईडीटी इंस्ट्रक्शन और एलजीडीटी इंस्ट्रक्शन सेम काम करती है। ये इंटरप्ट डिस्क्रिप्टर टेबल के लिए करेगा, ये ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल के लिए करेगा। ऐसी अगर यहाँ पे एलएलडीटी है अगर, तो वो लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के लिए। हाँ देखिए, एलएलडीटी हमारा यही काम लोड करेगा लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के लिए, और ऐसी एसएलडीटी है तो ये सेव करेगा हमारी लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल के रजिस्टर को, एलडीटीआर को, हमारे किसी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, तो समझ में आया, ये क्लियर हो गई ये चीज कि जो इंस्ट्रक्शंस थी हमारे पास एसएलडीटी आईएलडीटी, वो सब प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस है हमारी, और उनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, अगर चीज आती है तो हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस और भी होती है, जैसे आईओपीएल, जितनी आईओ से रिलेटेड जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती है वो सब भी हमारी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस होती है। उनमें चेक ये होता है कि आईओपीएल से उसका प्रिविलेज ज्यादा है या नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्या, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये हो गया। एक्सप्लेन द सेगमेंट ट्रांसलेशन प्रोसेस विद अ नीट डायग्राम ऑफ 80386। देखो, इसमें इसने सिर्फ सेगमेंट ट्रांसलेशन प्रोसेस पूछा है, पेज ट्रांसलेशन नहीं पूछा। देखो, अगर वो एड्रेस ट्रांसलेशन पूछता है उसका डायग्राम अलग है, सेगमेंट ट्रांसलेशन पूछता है उसका डायग्राम अलग है, पेज ट्रांसलेशन पूछता है उसका डायग्राम अलग है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो हमारे पास आता है सेगमेंट ट्रांसलेशन। तो सेगमेंट ट्रांसलेशन में हमें सिंपल ये बनाना है, ये हमारा सेलेक्टर है। ठीक है, ये टोटल सेगमेंट ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हम लोग एक 48 बिट का एड्रेस दे देते हैं, इसको हम लॉजिकल या लीनियर लॉजिकल या वर्चुअल एड्रेस कहते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते हैं लीनियर एड्रेस में। तो यहाँ पे हमारे पास 48 बिट का एड्रेस होगा, जिसमें 32 बिट का ऑफसेट होगा और 16 बिट का सेलेक्टर होगा। हायर 16 बिट जो होंगे हमारे पास वो सेलेक्टर होगा। इस सेलेक्टर से हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करेंगे। डिस्क्रिप्टर में क्या मिलेगा, बेस एड्रेस, लिमिट और एक्सेस बिट, एक्सेस राइट। ठीक है, तीन चीजें देता है डिस्क्रिप्टर, बेस एड्रेस, लिमिट और एक्सेस बिट। ठीक है, तो यहां से हमें तीन चीजें मिलेंगी। इसको हम लोग अगर पास कर जाते तो यहाँ से बेस एड्रेस मिलेगा, मेन हमें बेस एड्रेस चाहिए। इस बेस एड्रेस को ऑफसेट एड्रेस में ऐड करेंगे और हमें लीनियर एड्रेस मिल जाएगा, जहां भी मेमोरी का 32 बिट का, अगर हमने एज्यूम कर ले कि पेजिंग ऑफ है हमारी, तो हम डायरेक्टली उस मेमोरी ऑपरेंड तक पहुंच जाएंगे जो हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट ट्रांसलेशन सेगमेंटेशन का पूरा प्रोसेस इतना ही है। तो इसको फिर भी हम लोग यहाँ पर जो है डिस्क्राइब कर दिया, क्योंकि हमारे पास पी बिट होती है डिस्क्रिप्टर में। अगर वो बिट 1 है इसका मतलब वो सेगमेंट मेमोरी में प्रेजेंट है, और अगर वो बिट 0 है इसका मतलब वो सेगमेंट मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है। तो फिर यहाँ से बेस एड्रेस उसको देगा ही नहीं, क्योंकि वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर आप एड्रेस लेके भी क्या ही करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा सेगमेंटेशन का पार्ट है। बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं, देखो सिर्फ एक ही स्लाइड है, मुश्किल से आपका ये 1-1.5 पेज इसमें भर जाएगा। तो 6 मार्क्स के लिए 1.5 पेज 2 पेज का आंसर काफी है। समझ में आया सेगमेंट ट्रांसलेशन क्या है? और अगर डिटेल में समझना है सेगमेंटेशन क्या होता है, तो मेरी एक वीडियो कंप्लीट सेगमेंटेशन के ऊपर ही मैंने बनाई है, वो जाके आप मेरे चैनल पे देख लें। ठीक है, इसके बाद फिर आता है एनलिस्ट वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम एंड नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर्स इन 80386, एक्सप्लेन देयर यूज इन ब्रीफ। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही आएगा, कभी भी आपसे सिस्टम एंड नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर को डिटेल में नहीं पूछेगा, क्योंकि डिटेल में कभी आता मतलब काम का भी नहीं है, और बहुत ज्यादा डिटेल है, बहुत अलग अलग टाइप के हमारे पास डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिर्फ उसको एनलिस्ट करना है, सिर्फ उनके नाम लिखने और उनका यूज बता देना है कि ये क्या करेगा। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ डिस्क्रिप्टर है।
बेसिकली दो टाइप के होते हैं, वो सिस्टम टाइप के और एक नॉन सिस्टम टाइप, ठीक है। तो नॉन सिस्टम टाइप के वो वाले होते हैं जो हमारे पास सेगमेंट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट या स्टैक सेगमेंट डिस्क्रिप्टर अगर हमारे पास है तो वो हमारे नॉर्मली यूजर सेगमेंट भी कहते हैं उसको, वो हमारे नॉन सिस्टम सेगमेंट्स है। और सिस्टम वाले जो सेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं सब ये जितने भी इंटरप्ट के डिस्क्रिप्टर होते हैं, कॉल गेट के डिस्क्रिप्टर होते हैं, टास्क के डिस्क्रिप्टर, टीएसएस का डिस्क्रिप्टर होता है, हाँ है ना, हाँ ठीक है, टीएसएस डिस्क्रिप्टर है। ये मैंने लिख दिया कि कहाँ कहाँ पर मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो ये डिस्क्रिप्टर तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है एलडीटी और जीडीटी में मिलेंगे, डिपेंड करता है सेगमेंट कैसा है, ग्लोबल सेगमेंट है, लोकल सेगमेंट है। लेकिन ये वाले डिस्क्रिप्टर अलग अलग डिस्क्रिप्टर अलग अलग जगह मिलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन सा डिस्क्रिप्टर कहाँ जा रहा है। तो अगर आपको इसको एक्सप्लेन करना हो ब्रीफ में, आप सिंपल क्या करेंगे, आप बताएंगे कि इससे हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्टर से हम क्या एक्सेस कर सकते हैं, और ये डिस्क्रिप्टर कहाँ मिलता है। तो जैसे ये टीएसएस के बारे में लिखता हूँ, टीएसएस डिस्क्रिप्टर इज यूज्ड टू एक्सेस टास्क डेट सेगमेंट एंड दीज डिस्क्रिप्टर्स आर लोकेटेड इन ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल, ठीक है। टास्क डेट सेगमेंट के डिस्क्रिप्टर होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये दो लाइन आपने इसके बारे में लिख दी, सेम चीज दो दो लाइनें सबके बारे में लिखी है। कॉल गेट डिस्क्रिप्टर क्या होता है, दीज डिस्क्रिप्टर्स आर यूज टू access a segment, a code segment using call gates, ठीक है। and these descriptor are present in either in local descriptor table or in global descriptor table। फिर हमारे task gate descriptor होते हैं, ये किस लिए यूज होते हैं, these descriptors are used to access task gate या to access a task date segment through task gate। क्या हमें TSS को ये कोड सेगमेंट के लिए कॉल गेट यूज करते हैं, टीएसएस के लिए हम लोग टास्क गेट यूज करते हैं, इनडायरेक्टली अगर उनको एक्सेस करना होता है कम प्रिविलेज लेवल से तो हम लोग, है ना। और ये कहां मिलते हैं, एलडीटी जीडीटी और आईडीटी में भी हमारे पास टास्क गेट डिस्क्रिप्टर्स होते हैं। ट्रैप गेट डिस्क्रिप्टर, ट्रैप और इंटरप्ट ये दोनों हमारे पास, इंटरप्ट का ट्रैप जो है वो एक्सेप्शन का पार्ट है ना, ट्रैप फॉल्ट अबॉर्ट, है ना, और इंटरप्ट तो हमारी इंटरप्ट होती है। तो ये दोनों के दोनों हमारे कहां मिलेंगे, आईडीटी में मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, अलग अलग टाइप के कैसे जो है डिस्क्रिप्टर्स हैं और उनके क्या यूजेस हैं। तो हर एक के बारे में दो लाइन हम लोग को लिखनी है, कंप्लीट 6 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए ये इस वाले पेपर के हो गए दो क्वेश्चन शुरुआत के थर्ड यूनिट के। अब इसको देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, इसने सेगमेंट ट्रांसलेशन प्रोसेस पूछा है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया सेगमेंट ट्रांसलेशन प्रोसेस क्या होता है। फिर डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन जीडीटीआर, एलडीटीआर एंड आईडीटीआर। जीडीटीआर, एलडीटीआर और आईडीटीआर सिंपल हमारे रजिस्टर्स हैं। जीडीटीआर में ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल का बेस एड्रेस होता है, एलडीटीआर और लिमिट होगी साथ में, एलडीटीआर में ऐसे ही हमारे पास एलडीटी का बेस एड्रेस और लिमिट होगी, और आईडीटीआर में आईडीटी के बेस एड्रेस और लिमिट होगी, ठीक है। ये जो मेरी थर्ड यूनिट की हाँ वीडियो है, उसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले मैंने जीडीटीआर, एलटीआर और आईडीटीआर ही डिस्कस किया, तो आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं, ठीक है। डेमोस्ट्रेट जनरल सेलेक्टर फॉर्मेट इन ब्रीफ, अभी मैंने सेलेक्टर फॉर्मेट अभी डिस्कस किया आपके सामने, वो हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद इन डेमोस्ट्रेट जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट अवेलेबल इन वेरियस डिस्क्रिप्टर टेबल। तो जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट हमारे पास इस टाइप का होगा, ये हमारा फॉर्मेट ऑफ सेगमेंट डिस्क्रिप्टर है, या इसको आप जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट कह सकते हैं। कि यहाँ पे ये क्वेश्चन हमेशा आता है 6 मार्क्स में, और ये बहुत आसान है, आपको याद रखना है कि इसमें क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है डिस्क्रिप्टर का वो याद रखना है। इसके बाद इसकी हर एक चीज को आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर देना है। अगर इसको आप यहाँ ऐसे ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक एक बिट को आपको वहां पे डिस्क्राइब करना रहेगा कि पी हमारी प्रेजेंट बिट होती है, डीपीएल डिस्क्रिप्टर प्रिविलेज लेवल, ये बताता है उसके जो आप सेगमेंट एक्सेस कर रहे हैं, जिस सेगमेंट का डिस्क्रिप्टर है उसका प्रिविलेज लेवल कितना है, ठीक है। देखो क्योंकि टाइम कम है तो इसलिए मैं पूरा पढ़ाऊंगा नहीं आप लोग को, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ 2 बार, वो भी ऐसे नहीं, एक बार मैंने डिटेल में पढ़ाया, फिर दूसरी बार मैंने वन शॉट वीडियोस में पढ़ाया, ठीक है। तो आप वहां जाकर के अगर आपको डिटेल समझनी है तो आप वहां देख लीजिए, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से आंसर में क्या लिखना है, ठीक है। और बाई चांस अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछता है तो आपको क्या बताना है उसको, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है हमारा, with the necessary diagram explain the page translation process in 80386। ओके, पेज ट्रांसलेशन प्रोसेस मैंने बताया यहाँ पे नहीं, चेक, ओके एक मिनट, पेज ट्रांसलेशन में मैंने लिखा था यहाँ पर यार, कहाँ गया सेलेक्टर फॉर्मेट, हाँ ये हमारा पेज, अच्छा तो स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया था ना पेज ट्रांसलेशन, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। तो पेज ट्रांसलेशन हो गया, फिर उसके बाद फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन हुई, एलजीडीटी, एसआईडीटी, एलएलडीटी, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, फिर मई जून 2022 के पेपर में, अच्छा यहाँ तो था ही लास्ट वाला ये, मई जून 23 के पेपर में, वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम, नॉन सिस्टम डिस्क्रिप्टर, ये भी हम लोग अभी हमने डिस्कस किया, एलजीडीटी, एलआईडीटी, एसआईडीटी, ये भी डिस्कस हो गया। नेसेसरी फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द कंप्लीट एड्रेस ट्रांसलेशन इन 80386। तो कंप्लीट एड्रेस ट्रांसलेशन जो है वो हम लोग ये वाला लिखेंगे, कंप्लीट एड्रेस ट्रांसलेशन में हम लोग सिंपल, है ना, हाँ ठीक है, कंप्लीट एड्रेस ट्रांसलेशन में हमें ये वाला डायग्राम बनाना है। क्या बताना है इसमें, कि हम लोग स्टार्टिंग में देते हैं वर्चुअल एड्रेस या लॉजिकल एड्रेस,
दोनों एक ही के नाम है, जो होता है 48 बिट का, जिसमें सेलेक्टर होता है 16 बिट का, ऑफसेट होता है 32 बिट का। फिर हम लोग सेगमेंटेशन के थ्रू इसको कन्वर्ट करते हैं लीनियर एड्रेस के अंदर। ठीक है, जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी है मेरे ख्याल से 16 बिट गिवन बाय सेगमेंटेशन 32 बिट गिवन इंस्ट्रक्शन रेस्ट ऑफ मेमोरी लोकेशन, नहीं, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि by the use of segment translation process. By segment translation process, we convert this logical address into the linear address. फिर आप linear address is a 32-bit address. उसके बाद फिर by the page translation process or the page translation process converts this linear address into a physical address of 32. ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर बता देंगे कि भाई एड्रेस ट्रांसलेशन क्या हो रहा है। ये वाला डायग्राम हम लोग बना देंगे, वर्चुअल एड्रेस से लॉजिकल, लॉजिकल से लीनियर, वर्चुअल से लॉजिकल जाए सेगमेंटेशन के थ्रू, लॉजिकल से लीनियर सॉरी वर्चुअल से लीनियर आया सेगमेंटेशन के थ्रू, लीनियर से फिजिकल आ रहा है पेजिंग के थ्रू। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा एक्सप्लेन द पेज ट्रांसलेशन प्रोसेस, ये भी हमने डिस्कस किया। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट, ये भी डिस्कस हो गया। डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन जीडीटीआर, एलडीटीआर एंड आईडीटीआर। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल रजिस्टर, सब में इनमें जो है टेबल्स के जो है वो वैल्यू होंगे, टेबल्स की बेस एड्रेस और टेबल्स की लिमिट, वो चीज होती है टेबल के रजिस्टर। सिंपल। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सीपीएल, डीपीएल, आरपीएल। ठीक है, सीपीएल मतलब कोड प्रिविलेज लेवल, डीपीएल मतलब डिस्क्रिप्टिव प्रिविलेज लेवल, और आरपीएल मतलब रिक्वेस्टेड प्रिविलेज लेवल। इसके अलावा एक और प्रिविलेज लेवल होता है, दैट इज कौन सा प्रिविलेज लेवल था? वीडियोस देख नहीं रहे हो उसका मतलब, या तो देख रहे हो तो कुछ लिख नहीं रहे हो भाई, उसको देख के नोट्स बनाने होते, इससे याद रहे तुम्हें। बार बार थोड़ी वीडियो देखोगे भूल जाओगे, तो वो नोट्स तुम्हें याद दिलाएंगे कि हाँ क्या हुआ था। ठीक है, उसके अलावा फिर भी मैंने पीडीएफ में तुम लोग को दे ही चुका हूँ। तो ये है हमारे पास आरपीएल, डीपीएल, सीपीएल और ईपीएल। ईपीएल होता है हमारा इफेक्टिव प्रिविलेज लेवल, है ना, कि सीपीएल और आरपीएल में से जो कम होगा वो हमारा ईपीएल होगा, मतलब न्यूमेरिकली हायर होगा, प्रिविलेज के वाइज से कम होगा। ठीक है, मैक्सिमम आरपीएल और सीपीएल, जो इसका भी न्यूमेरिकली अगर ये 3 या 2 है तो 3 हमारा ईपीएल हो जाएगा, और यही चेक होता है डीपीएल के साथ। तो ये हमने चारों की डेफिनेशन मैंने दे दी है, इसमें 3 की पूछे कोई बात नहीं, 4 की पूछे तो भी आप लोग बता सकते हैं, कोई ऐसा सच बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एक्सप्लोर द रोल ऑफ वेरियस फील्ड इन पेज लेवल प्रोटेक्शन। पेज लेवल प्रोटेक्शन में वेरियस फील्ड हमारे पास कौन कौन से होते हैं? पेज लेवल प्रोटेक्शन में हमारे पास दो चीजें हैं, एक होती है प्रिविलेज चेक और एक होता है टाइप चेक। प्रिविलेज में ये चेक करता है यूजर है सुपरवाइजर लेवल पे, और टाइप चेक में ये चेक करता है कि ये रीडेबल है, राइटेबल। अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे हैं तो आप रीड राइट दोनों कर सकते हैं, आपको कुछ आगे की चेक करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप यूजर लेवल पे हैं तो फिर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या पूछा इसने? लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। अब इसने प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस पूछी हैं, तो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस हमारे पास ये सारी है। दो टाइप के प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, पूरा लिखा है मैंने, इतना ही लिखा है सिर्फ। ओके, अच्छा नहीं, वो सेंसिटिव इंस्ट्रक्शंस होती है। हाँ, सारी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन होती है, लेकिन सारी सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। आईओ सेंसिटिव इंस्ट्रक्शन होती हैं वो अलग होती है। ये हमारे पास टोटल प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन क्या क्या है? प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन वो है जो टेबल को चेंज कर रही हो या प्रोसेसर के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को चेंज कर रही हो, उसको हम लोग प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कहते हैं। They affect system data structures and are called privilege instructions. These can only be executed when CPL is 0. कोर privilege level हमारा जब 0 होगा तभी ये एग्जीक्यूट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। इनमें से क्या है हमारे पास? क्लियर टास्क स्विच फ्लैग, जब भी टास्क मल्टीटास्किंग होती है, टास्क स्विच होता है, तो हमारे पास टास्क टीएस फ्लैग होता है फ्लैग रजिस्टर में, वो उस 1 रहेगा, तो उसको हम लोग 0 कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन है, हमेशा आप 0 नहीं कर सकते। आपका कोड प्रिविलेज लेवल 0 होना चाहिए इसको करने। हॉल्ट प्रोसेसर, प्रोसेसर को हॉल्ट करने का। लोड जीडीटी रजिस्टर, एलजीडीटी, मैं बताया था लोड करने के लिए जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो सब प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन। देखिए इसमें एसआईडीटी एसएलडीटी नहीं आया, ठीक है, क्योंकि सेव तो आप कर सकते हैं, आप ठीक है डेटा है, आप चाहें अपना सेव कर लीजिए, ठीक है, आप जिससे कि आपको बाद में याद रहे। लेकिन अगर आपको टेबल चेंज करनी है तो ये प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन हो जाएगी, तब आप तभी कर पाएंगे जब आप कोड प्रिविलेज लेवल आपका 0 प्रिविलेज पे, हाईएस्ट प्रिविलेज पे आप काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज करता है इन इंस्ट्रक्शन को, और नॉर्मली यूजर यूज नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा लोड मशीन सेटल्स वर्ड, लोड टास्क रजिस्टर, मूव फ्रॉम कंट्रोल रजिस्टर, डीबग और टेस्ट रजिस्टर, ये तीनों रजिस्टर्स जो है यही बहुत सेंसिटिव और प्रिविलेज रजिस्टर्स होते हैं। तो इनसे, इनमें अगर कोई हमें डेटा पुट करना है या इनसे डेटा लेना है, यहां से कहीं और कॉपी करना है, तो उसके लिए भी हमारी प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन हो जाए। ठीक है, तो अगर मूव करना है किसी कंट्रोल रजिस्टर में या किसी कंट्रोल रजिस्टर से कहीं और डेटा मूव करना है, तो भी हमारा कोड प्रिविलेज लेवल 0 होना चाहिए। क्लियर है प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? देखो जैसा बिल्कुल ये इंस्ट्रक्शन है, ये इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, इसके आगे आप एक आध लाइन और चाहें तो उसमें बना करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर क्या पूछा ना, प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद है व्हाट इज कॉल गेट, एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड कॉलिंग फंक्शन विद हायर प्रिविलेज लेवल्स। तो कॉल गेट हमारे पास जो होते हैं वो किस लिए होते हैं कि एक फंक्शन है जो हमें
यूज करना है, लेकिन हमारा प्रिविलेज लेवल उतना नहीं है कि हम उसको यूज कर सकें, ठीक है। तो हम कॉल गेट का यूज करते हैं। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि हम लोग जिसको यूज करना चाह रहे हैं उसको कंफर्मिंग कोड सेगमेंट बना दे। अगर वो कंफर्मिंग कोड सेगमेंट होगा तो प्रॉब्लम ये कि फिर कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। तो जब हमें ऐसा करना होता है कि नहीं हर आदमी एक्सेस ना कर पाए, लेकिन कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम उसको एक्सेस कर पाए, तो हम उस प्रोग्राम की लोकल डिस्क्रिप्टर टेबल में कॉल गेट लगा देते हैं, जिससे कि वो प्रोग्राम कम प्रिविलेज लेवल पे होते हुए भी हमारे दूसरे वाले प्रोग्राम को कॉल कर सकता है, दूसरे कोड सेगमेंट को यूज कर सकता है। तो ये हम लोग करते हैं कॉल गेट के थ्रू। तो वही इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, गेट डिस्क्रिप्टर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट। कॉल गेट जो हम लोग यूज करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास वो। उसके बाद कैसे इसको कॉल करता है, कहाँ एक जगह था, टाइप चेकिंग नहीं, कोई बात। तो ये इसमें कॉल गेट डिस्क्रिप्टर में कितने फील्ड्स होते हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं, और फिर ये कैसे वर्क करता है। पहले प्रिविलेज लेवल चेक होगा, फिर कोड सेगमेंट लोड होगा, फिर स्टैक सेटअप होगी, ठीक है। जो नया कोड सेगमेंट हमने लोड किया है, पुराने वाले से हम लोग ने स्विच किया दूसरे कॉल कर रहे हैं ना उसको, तो अब जो इस कोड के अकॉर्डिंग, इस कोड सेगमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग स्टैक सेटअप करेंगे अपनी नई। उसके बाद हम लोग कंट्रोल ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले लेवल चेक होगा कि तुम कर भी सकते हो उसको नहीं कर सकते, तो अगर कॉलगेट तुम्हारा सही है, लेवल ठीक है, तो तुम उस कॉलगेट को एक्सेस कर सकते हो। फिर वो कॉलगेट उस कोड सेगमेंट को लोड करेगा, फिर वहां से आपके पास जो स्टैक है वो चेंज होगी, वो स्टैक नई स्टैक सेटअप होगी, और फिर आपका कोड जो कंट्रोल जो ट्रांसफर हो जाएगा नए प्रोग्राम पे जिसपे आपने स्विच किया, ठीक है। तो यहां से फिर हमारे पास आ गया। इसके बाद फिर क्या बचा, कॉलगेट, ठीक है। डिफाइन द टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ टाइप चेकिंग एंड लिमिट चेकिंग इन प्रोटेक्शन। तो टाइप चेकिंग और लिमिट चेकिंग की जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे टाइप चेक की एक पूरी स्लाइड है, एक लिमिट चेक की स्लाइड है कि टाइप में हमारे पास कितने कितने टाइप के होंगे और कैसे उसमें चेक होता है, ठीक है। टाइप डिस्क्रिप्टर का एक टाइप है, और हम जो एक्सेस करना चाह रहे हैं, हम मान लो कोड सेगमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टर है उसके टाइप में वो लिखा हुआ है कि वो डेटा सेगमेंट, तो अब जो है हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, या फिर हम एज अ यूजर उसको एक्सेस कर रहे हैं और वो सिस्टम का डिस्क्रिप्टर है, जैसे मैंने बताया अभी कॉलगेट का डिस्क्रिप्टर होता है, इंटरप्ट का डिस्क्रिप्टर होता है, तो भी हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। वो चीज पहले टाइप चेक में चेक होगी, फिर लिमिट चेक में ये चेक होगी जो हमने ऑफसेट दिया है, जो हमने ऑफसेट दिया है वो उसकी लिमिट में आ रहा है नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं वो सेगमेंट से भी बड़ा हमने ऑफसेट दे दिया, तो वो लिमिट चेक में है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ये आप इजीली लिख सकते हैं। इसके बाद टाइप चेकिंग, एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, स्टेट द रूल ऑफ प्रोटेक्शन चेक। तो हमारे पास डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो ये है, अलग अलग हमारे पास लेवल है, एक पेज लेवल प्रोटेक्शन है और एक सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन। तो हमारे पास सेगमेंट लेवल पे 3 चेक होते हैं, लिमिट चेक, टाइप चेक और प्रिविलेज चेक, और पेज लेवल पे हमारे पास 2 चेक होते हैं, प्रिविलेज चेक और टाइप चेक, ठीक है। ये हम एक्सप्लेन कर देंगे कि दो टाइप मतलब 2 लेवल है हमारे पास, सेगमेंटेशन और पेज लेवल, और एक सेगमेंटेशन लेवल पे 3 चेक हो रहे हैं, पेज लेवल पे 2 चेक हो रहे हैं, ठीक है। लेवल्स ऑफ प्रोटेक्शन, ओके, ये हो गया कंप्लीट। फिर आते हैं नवंबर 2022 के पेपर पे, व्हाट इज कॉलगेट, अभी हमने इसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लोर 5 एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन अप्लाइड इन सेगमेंटेशन। ये भी क्वेश्चन कई बार आया, इसका आंसर है कि प्रोटेक्शन पे, सॉरी, जो हमारा सेगमेंटेशन है उसमें वैसे तो जो चेकिंग हो रही है वो 3 चीज की होगी, लेकिन प्रोटेक्शन जो हमने 5 एस्पेक्ट लगा रखे हैं। 5 एस्पेक्ट क्या है, 3 चीज तो वही है हमारे पास, क्या था हमारा, लिमिट चेक है, टाइप चेक है, और उसके बाद प्रिविलेज चेक। प्रिविलेज चेक में हमारे पास और भी चीजें हैं, क्या है, जैसे रिस्ट्रिक्शन ऑफ एड्रेसेबल डोमेन, कि आपने जो मान ली एक कोड सेगमेंट हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, वो अच्छा खासा बड़ा है, लेकिन हमने जो एड्रेस हम लोग दे रहे हैं, ठीक है, वो हम कुछ पार्ट उसका एक्सेस कर सकते हैं, बाकी हम लोग एड्रेस उसका एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कोड अगर चलते चलते उस पार्ट पर आ गया तो वहां पे कोड रुक जाएगा, उससे ज्यादा आप आगे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर डोमेन में आप उस कोड को, उस कोड सेगमेंट के एक पर्टिकुलर डोमेन को आप एक्सेस कर सकते हैं, पूरे कोड सेगमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोसीजर एंट्री पॉइंट्स, कि हमारा जो प्रोसीजर उसमें आप कहां पे एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। एक कोड सेगमेंट में कई सारे प्रोसीजर्स हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं किसी भी प्रोसीजर में एंट्री कर जाएंगे, बल्कि उस कोड सेगमेंट में पर्टिकुलर प्रोसीजर पे आपकी एंट्री होगी, वो हमारा रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोसीजर एंट्री पॉइंट है। इसका रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, कि आप दूसरा जो कोड सेगमेंट एक्सेस कर रहे हैं उसमें कोई भी आप इंस्ट्रक्शन यूज कर पाए जरूरी नहीं, ये डिपेंड करेगा कि आपकी प्रिविलेज लेवल क्या है और आप कौन सा कोड सेगमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो आप कोड सेगमेंट यूज कर रहे हो उसकी प्रिविलेज लेवल क्या है, तो इसीलिए ये भी चेक कर, मतलब ये भी रिस्ट्रिक्शन है वहां पे, मतलब ये एक टाइप की क्या बोल सकते हैं उसको, कि प्रोटेक्शन हमने लगा रखी है कि हर इंस्ट्रक्शन हर जगह यूज नहीं होगी, इंस्ट्रक्शन सेट पे भी हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो टोटल हमारे पास 5 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन है, जो कि सेगमेंटेशन में होता है, सेगमेंट ट्रांसलेशन में ही। तो हमें एड्रेस क्योंकि उसे देना है, तो वो चेक करेगा कि वहां पर कौन सी इंस्ट्रक्शन है, वहां पे जो एंट्री पॉइंट है वो वैलिड है या नहीं है, वो डोमेन एड्रेसेबल है या नहीं है, दूसरी बात लिमिट आपने जो दी है वो ठीक है या नहीं है, और जो टाइप, जिस टाइप का आप एक्सेस करना चाह रहे हैं सेगमेंट, वो सेगमेंट उस टाइप का है या नहीं,
ठीक है। एक्सप्लोर द नीड फॉर अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म इन 80386, ये थर्ड यूनिट की सबसे पहली स्लाइड यही थी, नीड फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, इसमें 5-6 पॉइंट्स आपको लिखने, कंप्लीट मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वही के भी क्योंकि बग्स आने शुरू हो गए थे, वायरस थे, तो इसीलिए प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी, सीपीएल, डीपीएल, आरपीएल, अभी हमने बताया इसको। एक्सप्लेन डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, डिस्क्राइब द रूल फॉर प्रोटेक्शन चेक, वही इसमें दोनों चीज आएंगी, सेगमेंट लेवल, पेज लेवल, और दोनों में जो रूल आ रहे हैं उसमें 3, इसमें 2, वो भी आ जाएगा। एलैबोरेट द कांसेप्ट ऑफ कंबाइनिंग सेगमेंट प्रोटेक्शन एंड पेज लेवल प्रोटेक्शन इन 80386, इसका जो आंसर है कंबाइनिंग पेज लेवल एंड सेगमेंट लेवल प्रोटेक्शन, देखो सिंपल तो इसका यही आंसर है जो मैंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद इसमें कंपैरिजन भी आप दिखा दीजिएगा कि भाई देखिए सेगमेंट लेवल में होता है और पेज लेवल में होता है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं है, मैं आप लोग को अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप ये आंसर लिख के आते हो तो 5 में से 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत बड़ा है, और मैं नहीं चाहता कि वो लिखें आप, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जामिनर उसको चाहेगा कि बच्चे से एक्सपेक्ट करेगा वो आंसर लिखा जाए। ठीक है, तो उसमें पूरा मतलब पहले सेगमेंटेशन लेवल में बताइए कैसे उसको उससे कैसे कनेक्ट हो रहा है पेज लेवल का, वो जो है वो एक अपने आप में मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और मतलब बहुत ज्यादा टाइम भी लेगा, इसलिए आप उसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप इतना भी करके आ रहे हैं तो 5 में से 4 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। बस ये 4 लाइनें आपको लिखनी कि पहले हम सेगमेंटेशन लेवल पे उसकी चेकिंग करते हैं, अगर सब कुछ सही है तो फिर पेज लेवल पे जाके चेकिंग होगी, अगर सेगमेंटेशन में वो फेल होगा तो फिर पेज लेवल वाला चेक होगा ही नहीं। ये है कंबाइनिंग। ठीक है, इसके बाद फिर आपका कहाँ आ गया, ये दोनों कंप्लीट हो गए, ये लास्ट ये वाला पेपर। एक्सप्लेन द पेज ट्रांसलेशन प्रोसेस इन 803, बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द जनरल डिस्क्रिप्टर फॉर्मेट, ये भी डिस्कस हो गया। जीडीटीआर, एलडीटीआर, आईडीटीआर, ये मैंने बताया कि थर्ड यूनिट के स्टार्टिंग वाली जो चीजें हैं उसमें मिल जाएगा आपको, फोर्थ यूनिट के, सॉरी। इसके बाद सॉरी अरे ये यहाँ पे था, 5 एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन अभी हमने डिस्कस किया। डीपीएल, ईपीएल, आईओपीएल, आईओपीएल, ओह सॉरी आईओपीएल मैंने उसमें नहीं लिखा। आईओपीएल में हमें ये बताना है कि आईओ प्रिविलेज लेवल कितना है, कि इस टाइम जो टास्क रन कर रहा है, तो फ्लैग रजिस्टर ये बताता है कि आईओ का प्रिविलेज लेवल कितना है। अगर जो हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसका प्रिविलेज लेवल आईओ प्रिविलेज लेवल से ज्यादा है तो वो आईओ की इंस्ट्रक्शंस को रन कर सकता है। अगर उसका प्रिविलेज लेवल आईओपीएल से कम है तो आईओ की इंस्ट्रक्शन को रन नहीं कर पाएगा, या फिर उसके पास फिर ऑप्शन रहेगा कि वो आईओ बिट मैप में जाके चेक करे कि वहां पे वो है या नहीं। तो ये बेसिकली ये बताता है कि जो हमारे आईओ डिवाइसेस है उनका प्रिविलेज लेवल कितना है। तो कोई जो प्रोग्राम है वो जिस प्रिविलेज लेवल पे वर्क कर रहा है, अगर उसका प्रिविलेज लेवल कम है, यानी कह सकते हैं न्यूमेरिकली हायर, जैसे आईओ का प्रिविलेज लेवल 1 है और प्रोग्राम 2 प्रिविलेज लेवल पे वर्क कर रहा है, तो वो आईओ को यूज नहीं कर पाएगा, आईओ की जो इंस्ट्रक्शन है उनको रन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये आईओपीएल का हो गया। एक्सप्लोर द नीड फॉर प्रोटेक्शन इन मैकेनिज्म, वही प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का भी डिस्कस किया हम लोगों ने। एक्सप्लेन हाउ कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड यूजिंग द कॉल गेट इन द सिस्टम, वो कॉल गेट का वर्किंग वाला हो गया। लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस, ये भी मैंने प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन अभी आपको बताया। एलैबोरेट ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइनिंग सेगमेंट प्रोटेक्शन एंड पेज लेवल प्रोटेक्शन, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, फिर आइए दोबारा से मई जून 2022 के पेपर में, अब जो हमारी 5th यूनिट है जिसमें 5 और 6 क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्लोर द रोल ऑफ टास्क रजिस्टर इन मल्टीटास्किंग, द इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू मॉडिफाई द रीड टास्क रजिस्टर। तो हमारे पास ये जो टास्क रजिस्टर है इसका रोल और ये कैसे यूज हो रहा है वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि टास्क रजिस्टर जो होता है वो सेलेक्टर की तरह होता है जो जीडीटी में जाकर के मतलब जो जीडीटी का बेस एड्रेस देगा। जस्ट अ मिनट। तो टास्क रजिस्टर क्या करेगा, टास्क रजिस्टर हमें 16 बिट का रजिस्टर है जो सिलेक्टर रखता है किसका, टीएसएस का, क्योंकि सारे के सारे जीडीटी क्या है हमारे, मतलब सारे टीएसएस डिस्क्रिप्टर हमारे पास ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में होते हैं। ठीक है, तो जीडीटी में हमारे पास ग्लोबल डिस्क्रिप्टर टेबल में सॉरी हमारे पास टीएसएस का डिस्क्रिप्टर होगा, तो इस ये हमें वहां का एड्रेस देगा, तो यहाँ से हम टीएसएस डिस्क्रिप्टर लेंगे और एक हमारे पास कैशे होती है उसमें जाकर के इस डिस्क्रिप्टर को हम लोग सेव कर लेते हैं, फिर वहां से हम लोग उस टास्क डेट सेगमेंट को एक्सेस करते हैं। ये टास्क रजिस्टर का पार्ट है कि भाई कैसे मल्टीटास्किंग में यूज करता है, एक टास्क से दूसरे टास्क पे आता है तो फिर इसका ये टास्क रजिस्टर के कंटेंट चेंज होते हैं। ठीक है, जब भी मल्टीटास्किंग होगी तब, और इसको चेंज करेंगे इंस्ट्रक्शन है हमारे पास एलटीआर एंड एसटीआर। एलटीआर मतलब लोड टास्क रजिस्टर, जो भी हम नंबर डालेंगे वो उसमें लोड हो जाएगा, एंड सेव टास्क रजिस्टर, जिस लोकेशन पे हम लोग चाहेंगे उस लोकेशन पे ये वाला रजिस्टर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती है एलटीआर और एसटीआर, उसको लोड करने के टास्क रजिस्टर और सेव करने के लिए। डोंट एक्सप्लेन द टास्क स्टेट सेगमेंट ऑफ 80386, ये क्वेश्चन भी हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, कि हमें टीएसएस ड्रॉ करना, तो ये हमारा टीएसएस का पूरा स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली आपने क्लास में ड्रॉ किया ही होगा। ये यहां से लेकर के यहां तक टोटल 100 100 101 102 103, तो 0 से 103 तक यानी 104 बाइट का तो मिनिमम होगा ही होगा। इसके बाद डिपेंड करता है आईओ मैप का बेस एड्रेस, आईओ मैप बेस एड्रेस कितना है, जितना
ऊपर होगा ये उतना बड़ा हमारा टीएसएस कंप्लीटली जो डाटा स्ट्रक्चर है वो टीएसएस हमारा उतना बड़ा होता चला जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टीएसएस का स्ट्रक्चर है, इसमें सारे जो भी लिखे हुए हैं वो वही वाले हैं, जो जैसा नाम है वैसा काम है रजिस्टर्स का, ठीक है। तो फिर टीएसएस को हमने डिस्क्राइब किया, टास्क स्टेट सेगमेंट क्या होता है, इसके डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, एक इसका डायनेमिक पार्ट होता है जो चेंज होते रहते हैं, एक इसके स्टैटिक पार्ट होते हैं जो चेंज नहीं होते, ठीक है। ये भी हमने बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद है हमारे पास क्या, डिफरेंस बिटवीन रियल मोड एंड वर्चुअल मोड ऑफ 80386। तो रियल मोड और वर्चुअल मोड में जो डिफरेंस है, देखो बहुत आसान है कि रियल मोड में फास्ट 8086 की तरह वर्क करता है बस, और कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। वर्चुअल 8086 मोड में प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। और रियल मोड हमारा डिफॉल्ट मोड जब ऑन होता है तो रियल मोड में होता है, उसके बाद जब वो प्रोटेक्शन मोड में, रियल मोड से एक बार प्रोटेक्शन मोड में आ गए तो आप फिर वापस रियल मोड में नहीं जा सकते। और वर्चुअल मोड में है कि वर्चुअल मोड बाय डिफॉल्ट नहीं होता, वर्चुअल मोड में आने के लिए वीएम बिट 1 करनी पड़ती है। उसके बाद जब हम वर्चुअल मोड में आ गए तो हम प्रोटेक्शन मोड में वापस भी जा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस हो गया। फिर इसमें ये रजिस्टर का डिफरेंस है कि रियल मोड में हमारे पास ये वाले रजिस्टर्स होते हैं और प्रोटेक्टेड मोड में हमारे पास ये वाले रजिस्टर्स होते हैं। ये आप चैनल टेबल बना के ठीक से लिख लीजिएगा, मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया है क्योंकि मेरे पास कोई स्लाइड में वो पर्टिकुलर ऐसा डिफरेंस था नहीं रियल मोड और उसका, हालांकि क्लास में तो मैंने लिखाया था लेकिन यहाँ पे मैंने इस टाइप का कोई वो किया नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा, एक्सप्लेन टीएसएस डिस्क्रिप्टर फॉर ऑफ नीड डायग्राम। टीएसएस डिस्क्रिप्टर, ओके, टीएसएस डिस्क्रिप्टर ये है हमारा, ठीक है। टीएसएस डिस्क्रिप्टर में क्या होगा, बेस होगा, लिमिट होगा हमारे पास, बेस यहाँ पर है 16 बिट और लिमिट, फिर टाइप, बस इसका टाइप चेंज हो जाता है टीएसएस डिस्क्रिप्टर। बाकी सारी चीजें सेम रहती है जनरल डिस्क्रिप्टर की तरह। यहाँ पे भी हमारे पास एक बेस होगा, यहाँ पे भी लिमिट होगी, लेकिन यहाँ पे लिमिट की मिनिमम वैल्यू 104 है, या कह सकते हैं 103 है। 103 से अगर कम लिमिट है तो भी हमें एरर मिल जाएगा, अगर हमने लिमिट दी है 103 से कम है तो भी हम लोग को एरर वहां पे मिल जाएगा। तो लिमिट हमेशा हमारी 103 से ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि 104 बाइट्स का होता है हमारा जो टीएसएस है, 0 से लेके 103 तक मिनिमम, मिनिमम उससे ज्यादा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात, ठीक है। तो बस ये एक ही स्लाइड है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना है। तो ये हमारा टीएसएस डिस्क्रिप्टर हो गया। उसके बाद क्या पूछा उसने, एक्सप्लोर मेमोरी मैनेजमेंट इन वर्चुअल 8086 मोड। तो मेमोरी मैनेजमेंट में बस ये एक स्लाइड, इतना अगर आप लोग लिख देते हैं कि कैसे हम लोग मेमोरी को मैनेज कर रहे हैं। वर्चुअल 8086 में टोटल हमें 1 MB की मेमोरी चाहिए होती है, तो हम एक ही 80386 पे कई सारे वर्चुअल 8086 चला सकते हैं, उनको अलग अलग मेमोरी हम लोग अलॉट कर सकते हैं। तो इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सटर्नल इंटरफेसेस को कंट्रोल करता है और हार्डवेयर हमारा वर्चुअल सेट ऑफ रजिस्टर वगैरह प्रोवाइड कराता है, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में, ये आ गया। इसके बाद क्या पता वेरियस फीचर ऑफ 80, एक्सप्लेन लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस फीचर ऑफ वर्चुअल 8086 मोड। तो हमने फीचर्स यहाँ पे लिस्ट कर दिए, ठीक है। ये पहले भी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये इतना लिखना बस, इतना काफी हो जाएगा। इसके बाद एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग एंड डिसेबलिंग इंटरप्ट इन 80386। तो अनेबल और डिसेबल के लिए हमारे पास एक मिनट, ओके ये कुछ और हो गया क्या, अनेबल द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग डिसेबलिंग इंटरप्ट, अच्छा नहीं ये यहाँ पे खत्म हो गया, ओके। ये 5 और 6 क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया 50 मिनट का। अब इसका 5 और 6 देखते हैं। एक्सप्लोर मेमोरी मैनेजमेंट वर्जन 8086 मोड, एक्सप्लेन द टीएसएस डिस्क्रिप्टर, ये भी हम लोग कर चुके हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टास्क सजेस्ट एंड मल्टीटास्किंग, ये भी हो चुका। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द टास्क स्टेट सेगमेंट, ये भी हम लोग कर चुके हैं। विद द नेसेसरी डायग्राम एक्सप्लेन एंट्री एंड लीविंग ऑफ वर्चुअल मोड, ये वर्चुअल 6 मोड एंट्री और लीविंग कैसे होगी। तो ये हमारे पास एंटरिंग और लीविंग, एंटर कैसे हो गए हम लोग, या तो कोई टास्क स्विच हो, 80386 के टास्क से हम लोग 8086 के टास्क में आ गए, तो जब जो हम टास्क एंड अब इस वक्त चलाना चाह रहे हैं वो 8086 का टास्क है, तो उस टास्क को चलाने के लिए हमें वर्चुअल मोड में आना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कब होंगे हम लोग, जब आईरेट इंस्ट्रक्शन, एक इंटरप्ट आई थी, हम लोग पहले से वर्चुअल 8086 मोड में थे और फिर वहां पे एक इंटरप्ट आई जिसको हमने जाके प्रोटेक्टेड मोड में हैंडल किया, उस इंटरप्ट को, उसको हमने सर्विस दी, उसके लास्ट में हमें आईरेट इंस्ट्रक्शन मिली कि अब ठीक है हो गया कंप्लीट, अब तुम वापस जाओ। तो हम वापस जब जा रहे हैं तो वापस हम कहाँ आएंगे, वर्चुअल 86 मोड, तो अब दोबारा से हम प्रोटेक्टेड मोड से V86 मोड में स्विच करें, ठीक है। और लीविंग के लिए हमें सिंपल यही दो चीजें, या तो इंटरप्ट आती है या कोई एक्सेप्शन की वजह से हमारा टास्क स्विच हो जाता है, तब हम लोग उसको करेंगे, या फिर कोई ऐसा हो जो प्रिविलेज लेवल 0 प्रोसीजर, कोई अगर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन आ गई तो भी हम लोग वहां से स्विच करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड मोड में आना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद ये डायग्राम, ये इसका मेन डायग्राम है लीविंग और एंट्रिंग का, इनिशियलिटी टास्क स्विच और आईरेट 8086 प्रोग्राम। अब यहाँ पे अगर इंटरप्ट एक्सेप्शन आती है तो मॉनिटर पे जाएगा पहले, फिर चेक करेगा कि इंटरप्ट एक्सेप्शन जो है वो 8086 की है 386 की, 386 की है तो यहाँ आ जाएगा टास्क स्विच करके, और अगर नहीं है तो वो इसी यही इसको खुद 86 की अगर है वो इंटरप्ट, तो उसको एग्जीक्यूट करके वापस आई रेट में यहाँ पर आ जाएगा,
ठीक है, नहीं तो ये टास्क स्विच करेगा, फिर जब ये कंप्लीट होगा तो फिर टास्क स्विच हो फिर इधर आ जाएगा, ठीक है, या नॉर्मल टास्क स्विच हो रहा है, मल्टीटास्किंग कर चल रही है तो भी ये चीज हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है डिफरेंस नहीं, टास्क सेगमेंट, ओके, रोल ऑफ टास्क मल्टीटास्किंग, ठीक है, TSS states with the explain entering and leaving of virtual mode, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रियल मोड एंड वर्चुअल 86 मोड, ये भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पेपर कंप्लीट हो गया। देखो कितने रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल। 5 वोल्ट एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ V86 टास्क इन डिटेल, हाउ इज प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड विद इन द V86 टास्क। तो V86 टास्क में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है, ओके, वो हम लोग इसी को जो हमारा ये है कि एंटरिंग और लीविंग वाला है, कि कैसे हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। हमारा मॉनिटर प्रोग्राम है, जब भी कोई इंटरप्ट आती है पहले मॉनिटर प्रोग्राम के पास जाता है, V86 का मॉनिटर प्रोग्राम, और अगर वो जो इंस्ट्रक्शन है वो 86 किया तो ये खुद यहीं पे इसको एग्जीक्यूट करेगा, वरना वापस प्रोटेक्टेड मोड में आएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि ये जो हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंट्रोल था यहाँ पे, इसके थ्रू हम लोग उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं। नहीं, ऊपर होगा और ये वाला, कि कैसे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइडिंग का है, कैसे हम लोग उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं V86 मोड। उसके अलावा फिर ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द टास्क स्टेट सेगमेंट, ये भी हो चुका। विद द नेसेसरी डायग्राम एक्सप्लेन एंटरिंग एंड लीविंग वर्चुअल मोड, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके। एक्सप्लेन TSS डिस्क्रिप्टर, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके। लिस्ट एंड एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ वर्चुअल 8086 मोड, ये भी हो गया। डिफाइन टास्क स्विचिंग एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन टास्क स्विचिंग ऑपरेशन, टास्क स्विचिंग को डिफाइन करना और स्टेप्स, ठीक है। तो टास्क स्विचिंग हमारे पास दो टाइप से हो सकती है। टास्क स्विचिंग या तो हो सकती है हम लोग टास्क गेट के बिना, या विद टास्क गेट। अगर टास्क गेट को हम लोग यूज नहीं करें, विदाउट नॉर्मल जैसे टास्क स्विचिंग होती है मल्टीटास्किंग, वो हम लोग कर रहे हैं, तो क्या होगा, ईपीएल हमारा टीएसएस के डिस्क्रिप्टर के डीपीएल के या तो बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए नंबर में, है ना। तो अगर हमारा ईपीएल मान लो 1 है और टीएसएस के डिस्क्रिप्टर का डीपीएल 2 है, तो हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, या ये ईपीएल 2 भी है तो भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ईपीएल क्या होता है तुम पता ही है तुम लोग को, आरपीएल और जो है सीपीएल में जो भी न्यूमेरिकली हायर होगा वो हमारा ईपीएल बन जाता है। इसमें पहले होगा, फिर इसके बाद टास्क गेट के अगर बिना हम लोग कर रहे हैं तो पहले हम लोग इसको चेक करेंगे, फिर प्रेजेंट बिट चेक की जाएगी, वो वाला हमारे पास प्रेजेंट भी है मेमोरी में है नहीं है, फिर जो करंट टास्क है उसको उसके टीएसएस में सेव किया जाएगा, फिर उसके बाद बिजी बिट को ऑन किया जाएगा, ठीक है, न्यू टास्क डिस्क्रिप्टर में। जो हम लोग नया टास्क डिस्क्रिप्टर है उसके बिजी बिट को हम लोग 1 करेंगे और फिर उसको लोड करेंगे टास्क को और एग्जीक्यूशन रिज्यूम कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर टास्क गेट के साथ हम लोग चेक कर रहे हैं तो प्रिविलेज चेक डिफरेंट होगा। अब इसमें टास्क गेट के डिस्क्रिप्टर के साथ हमारा प्रिविलेज चेक होगा, टीएसएस के डिस्क्रिप्टर के साथ नहीं होगा, बल्कि टास्क गेट के डिस्क्रिप्टर के साथ होगा। बाकी चारों की चारों स्टेप हमारे सेम है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, ऑपरेशन, हाउ इंटरप्ट आर हैंडल इन प्रोटेक्टेड मोड, ओके, नहीं, यहां से इससे शुरू करते हैं। अब आया हमारा लास्ट यूनिट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ अनेबलिंग एंड डिसेबलिंग इंटरप्ट ऑफ 80386। तो यहाँ पे हमारे पास है अनेबल और डिसेबल, कि कैसे हम लोग अपनी जो इंटरप्ट है उनको कैसे डिसेबल करते हैं। एनएमआई को तो हम लोग डिसेबल कर नहीं सकते, हाँ अगर पहले से ही एनएमआई आई हो तो वो अगली एनएमआई को डिसेबल कर देती है, ऐसा रहता है। तो टाइम बहुत हो गया एक्चुअली, मुझे कहीं जाना है, तो कोई बात नहीं, खैर बहरहाल जितना है एनेबलिंग डिसेबलिंग इंटरप्ट में यही चार चीजें हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इतना ही बस लिखना है, इसमें हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा, एक्सप्लेन इंटरप्ट गेट एंड ट्रैप गेट डिस्क्रिप्टर। तो हमने यहाँ पे ये हमारा इंटरप्ट गेट का डिस्क्रिप्टर है ये वाला, और ये ट्रैप गेट का डिस्क्रिप्टर, ठीक है। इसमें बस आपको ये बताएं, देखो ट्रैप गेट में हमारा सिर्फ ऑफसेट होता है, ऑफसेट है हमारे पास, और सेलेक्टर है, ये दो चीजें। सेलेक्टर से हम लोग डिस्क्रिप्टर को सिलेक्ट करेंगे, टास्क टीएसएस का, ओ सॉरी, इंटरप्ट का डिस्क्रिप्टर यहाँ से सिलेक्ट होगा, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिमिट देंगे कहाँ, मतलब उस इंटरप्ट उस आईएसआर में कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, ऑफसेट एड्रेस से कहाँ से स्टार्ट करना है। इंटरप्ट गेट में ऐसा नहीं है, इंटरप्ट गेट में सेलेक्टर होगा, ऑफसेट होगा, और फिर ये सारी एक्सेस बिट्स हम लोग चेक करेंगे कि उस इंटरप्ट को हम लोग एक्सेस कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, डीपीएल होगा, पी, ये सब चीजें। बस यही आपको, यही दो चीजें, इन दोनों बिट्स का जो है इनका डिफरेंस हमें बताना है कि क्या दोनों में डिफरेंस रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या बचा, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर की टेबल हो गई पूरी। इसके बाद नेसेसरी डायग्राम एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ आईडीटी इन 80386। तो आईडीटी का स्ट्रक्चर ये रहा, ये बिल्कुल थर्ड यूनिट के या फोर्थ यूनिट के स्टार्टिंग में जिसमें आईडीटीआर वगैरह था, उसमें हमने डिस्कस किया था, कौन से मतलब थर्ड यूनिट के स्टार्टिंग का पार्ट है बिल्कुल आईडीटी। तो वहां पे मैंने इसका इंटरप्रेटर का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, वो आप वहां से देख सकते हैं या यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शंस इन 80386। तो एक्सेप्शंस हमारे पास तीन टाइप के होते हैं नॉर्मली, ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि प्रोसेस डिटेक्टेड या प्रोग्राम, प्रोसेसर ने खुद उसको डिटेक्ट किया, अपने आप आए हैं वो, या फिर
हमने उसको प्रोग्राम किया है। और वैसे होते हैं एक्सेप्शनल के 3 कंडीशन, फॉल्ट, ट्रैप और अबॉर्ट्स, ठीक है। ये हम लोग को बेसिकली उसने पूछा यहाँ पे, ये 3 चीजें हमसे कि कौन कौन से टाइप्स हैं उसके, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्शन। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर। टिपिकल माइक्रो कंट्रोलर का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा होता है कि एक उसमें इसको सीपीयू की जगह एएलयू लिख लीजिएगा आप, ठीक है, सीपीयू या एएलयू जो भी कहें, ऑसिलेटर, इंटरप्ट कंट्रोल, ऑन चिप रॉम, ऑन चिप रैम, इट और यहाँ पे टाइमर होंगे हमारे पास, पोर्ट होगी, फिर ये पैरेलल पोर्ट होगी, ये सीरियल पोर्ट होगी, और बस कंट्रोल का एक हमारे पास सर्किट होगा, ठीक है। ये हमारा आर्किटेक्चर हो गया माइक्रो कंट्रोलर का। ओके, ये हो गया कंप्लीट। फिर आइए ये वाले पे, इसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग एक्सेप्शन करने विद एग्जांपल, फॉल्ट, ट्रैप और अबॉर्ट, वही अभी पूछ उसने वहां पे सारे पूछ लिए थे, यहाँ पे उन सबका नाम दे दिया, बस इतना किया। विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी डायग्राम एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आईडीटी, ये अभी हमने डिस्कस किया। प्लीज एलाबोरेट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर हमारे पास ये वाले, हाँ, आर्किटेक्चर को ऐसे यहाँ ड्रॉ करना और फिर इसको एक्सप्लेन करना है ऐसे, और एप्लीकेशंस में अलग अलग जगह छोटे छोटे इक्विपमेंट जितने भी होते हैं उन सब में हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर यूज होता है, वो हम यहाँ पर बता देंगे उनको। फिर क्या है, डिफरेंशिएट एंड एक्सप्लेन द इंटरप्ट गेट एंड ट्रैप गेट डिस्क्रिप्टर, ये भी हमने डिस्कस किया। हाउ इंटरप्ट आर हैंडल्ड इन प्रोटेक्शन मोड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीड डायग्राम। इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर जो है वो पूरा एक मतलब वही है, टॉपिक है। तो यहाँ पर ये 6-7 स्टेप्स हैं जो आप लोग को लिखने हैं इंटरप्ट हैंडलिंग प्रोसीजर के, कि कैसे हमारा प्रोटेक्शन मोड में एक इंटरप्ट हैंडल की जाती है, ठीक है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर, ये अभी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब बचा हमारा ये वाले पेपर, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं बस। ये हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड इन प्रोटेक्टेड मोड, अभी हमने बताया। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ नीड डायग्राम, एलैबोरेट अबाउट इनेबलिंग, अब ये जो मैंने स्टेप्स लिखाए हैं ना यहाँ पे आपको, जो यहाँ पे ये स्टेप्स लिखे हुए हैं हैंडलिंग इंटरप्ट को, इन्हीं को आप एक फ्लो चार्ट बना करके दिखा दीजिएगा, वो हमारा डायग्राम बन जाएगा उसका, ठीक। Elaborate about enabling and disabling interrupts in 8086, अभी हमने डिस्कस किया NMI mask, further NMI और IF mask, INTR. List and elaborate on different applications of microcontroller, वो भी मैंने बताया अभी applications of microcontroller. Then explain the following exceptions in brief, divide error, embedded opcode और overflow. ये एक exceptions हैं जो अलग अलग इंस्ट्रक्शन की वजह से आती है, ठीक है। जैसे डिवाइड एरर कब आएगा, जब हम डिवाइड बाई 0 कर देंगे उसको, तो उसमें डिवाइड एरर आ जाएगा। इनवैलिड ऑपकोड कब आएगा, जब हमने कोई इंस्ट्रक्शन गलत लिखी होगी और उसका ऑपकोड उसके पास नहीं है, तब होगा। या ओवरफ्लो कब होगा, जब हम लोग किसी अर्थमेटिक में रेंज से बाहर हमारा रेंज रिजल्ट चला जाएगा, तब हमारी ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे, ये लास्ट वीडियो में नहीं था, ये यहीं पर है, तो इसको आप यहाँ से लिख लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ इंटरप्ट्स आर हैंडल्ड इन प्रोटेक्शन मोड, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन वेरियस फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये भी हम अच्छा 8051 के फीचर्स डिस्कस करने हैं इसमें। तो 8051 के फीचर्स ही हैं, ठीक है। पूरा एक एफएमए का मैं एक कोर्स पढ़ाता हूँ एससी इलेक्ट्रिकल में, उसमें फर्स्ट टॉपिक ही है 8051 का फीचर्स, ठीक है। तो ये फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर, ये यहाँ पर, ये भी मैंने लास्ट वीडियोस में डिस्कस नहीं किए थे, तो ये आप यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। कोई बड़ी चीज नहीं है, सिंपल जो हर माइक्रो कंट्रोलर में जो फीचर्स होते हैं वही उसमें, बल्कि एक आध कम ही है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पर ये वीडियो हमारा खत्म होता है। इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, आप देख रहे हैं बार बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चंस हर बार वहां पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इतने भी क्वेश्चंस करके चले गए जितने आज मैंने आपको बताया, तो इजीली आपका 80% पेपर अटेम्प्ट आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स आप उसमें स्कोर कर सकते हैं। हाँ, और अगर आपने लास्ट वीडियो सारी देखी है तो आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की। और मोस्टली अगर आपने सब सही लिखा है तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इवन एनसेम में कुछ भी नहीं है तब भी आप सिर्फ एनसेम के बेसिस पे पास हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, बस एक बात आखिरी हुई है कि कोई भी मुझसे इस वीडियो की पीडीएफ नहीं मांगेगा, सही है, क्योंकि जितनी भी स्लाइड्स हैं ये मैं सब पहले अपनी वीडियोस में दे चुका हूँ, सिर्फ 2-3 स्लाइड के, जैसे एक इसमें फीचर्स ऑफ 8051 हो गया, और वो LIDT SIDT वाली इंस्ट्रक्शंस हो गई, और एक ये एरर वाले जो थे, 3 मेरे ख्याल से सिर्फ इतनी 3 वो रहेंगी जो मैंने लास्ट वीडियोस में नहीं दी। तो इनकी पीडीएफ मांगने के लिए तुम लोग मुझे मैसेज मत करना, तुम लोग बहुत परेशान हो, पीडीएफ दे दो, पीडीएफ दे दो। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए मैंने बनाना पड़ा कि चलो सबको एक साथ ही मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसीलिए इसकी पीडीएफ कोई नहीं मांगेगा, एग्जाम टाइम चल रहा है, अगर ठीक है नहीं तुम्हें तसल्ली हो रही तो इसको देख के लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। पीडीएफ इसकी मैं नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे पास सारी पीडीएफ है, उनको प्रिंट करा के रखो अपने पास और उसी में चीजें ऐड करो, ठीक है। चलो, तो बहुत टाइम हो गया, मुझे जाना भी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से करके आना, है ना। आई होप के सबके अच्छे मार्क्स हैं और सब लोग का ओ बन जाए कम से कम मेरे सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो, बाय।